देखो सुनो, इतिहास के आप लोगों को मैंने 3 पार्ट बताए थे, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है। अब आपके किसी भी बैच में मॉडर्न इंडिया शुरू नहीं हुआ था, किसी भी बैच में नहीं हुआ था। जो नए बैच थे उनमें ज्यादातर एंशियंट इंडिया शुरू हो रखा था, और जो बीच में पहुंच चुके थे उनमें मिडिवल चल रहा था। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि हम लोग मॉडर्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी के लिए नया टॉपिक है। कोई भी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करेगा कि सर दोबारा पढ़ा रहे हैं हम लोग। ये मॉडर्न इंडिया शुरू कर लेते हैं। बोलो आप लोगों की क्या राय है? ठीक है। यस बट सर। सर यस सर। बट सर ये क्या कहते हैं, हम तो उस पे थे ना, मिडिवल में थे, तो मिडिवल तो आई थिंक सबका साथ में हो रहा था, 2 मैडम बैचेस अब मिक्स सारे हो बैच, गए थे ना। अब दरअसल सारे बैच मर्ज है ना इसमें। तो इस वजह से उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका एंशियंट भी अभी तक चल रहा था। ठीक है। तो उनको फिर से फिरोज शाह तुगलक पे लेके आऊंगा मैं, तो दिक्कत आएगी उनको। इसलिए सभी के लिए नया टॉपिक है, बिल्कुल एकदम पुराना किसी के लिए नहीं होगा ये। मिड मॉडर्न इंडिया। ठीक है। ओके सर। या फिर मॉडर्न। अब बच्चों इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी ऑनलाइन क्लास में कि मॉडर्न हिस्ट्री किस प्रकार से चलती है, और आगे भारत देश आजाद कैसे होता है। ठीक है। देखो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसमें लेक्चर तुमको दे देना चाहूंगा, क्योंकि ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इस हिस्ट्री में से आप लोगों की क्लास में या फिर आप लोगों के जो एग्जाम बनता है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो बच्चों ऐसा हुआ, सबसे पहले तो दिक्कत ये आई कि मॉडर्न हिस्ट्री की हम शुरुआत कहां से माने, इन स्टार्टिंग कहां से करें। सबसे पहले तो यही दिक्कत आ गई हम लोगों को। क्यों? क्योंकि कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, जो कि इतिहासकार थोड़े अंग्रेजों से ज्यादा खुश रहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जब अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, यानी प्लासी का युद्ध लड़ा, और इन्होंने हमारे एक राजा को हराया जो सबसे महत्वपूर्ण था उस समय बंगाल में। ठीक है। तो जब से बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों ने जीता, तब से हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है। ठीक है। परंतु बच्चों, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब से आपके यहाँ पर कंपनियां आना शुरू कर गई, तब से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो गई। सही। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में बच्चों हम कंपनी को पढ़ते हैं, और इन कंपनी की भारत में जो कार्य प्रणाली रही है, जो प्रोसेस रहा है इनका रूल करने का, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आएंगी, जैसे कि पोर्टुगीज आएगा, डच आएंगे, अच्छा डेनिश आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे, ब्रिटिश आएंगे। तो इन सब कंपनियों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम एट लास्ट ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके यहाँ पर आई थी, उसने कैसे दूसरी 4 कंपनियों को हरा दिया, और हराने के बाद भारत में एक कंपनी बच गई जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। हम कुछ इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। किसी को कोई सवाल पूछना तो पूछो। कुछ नहीं? नो अच्छा हाँ, सर। एक बात और बच्चों, एक बात और है। देखो ऑनलाइन में पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो जब मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तो मैं आप लोगों से वहां पर यस या नो पूछूंगा। सही। तो आप लोगों को अपना माइक ऑन करना है, और अगर आपको समझ में आया हो तो यस, और नहीं समझ में आया हो तो माइक ऑन करके कहना है कि सर दोबारा बता दो, और फिर से अपने माइक को म्यूट कर लेना है। ठीक है। मतलब कि आपको ये 2 प्रोसेस हमेशा याद रखने हैं। पहला कौन सा? एक तो माइक ऑन करने का अपना, और दूसरा माइक म्यूट करने का। ठीक है। माइक म्यूट करना ज्यादा कंपलसरी होगा, वरना तुम्हारे घर में क्या चल रहा है मुझे पता चल जाएगा, है ना? सही। तो जैसे अभी किसी के घर में बच्चा रो रहा था, तो ऐसे ऐसे बच्चों घर की बातें अपने घर में ही रखना, तो माइक म्यूट करके रखना। ठीक है। चलिए खैर, तो मॉडर्न इंडिया हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, यानी कि जब से भारत में कंपनियां आई हैं तब से। सही। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की खोज किसने की है। ठीक है। आप लोगों ने भी ये बड़ा बढ़िया से सेंटेंस सुना है कि होगा कि भारत की खोज किसने की है, किसने नहीं की है। और ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि वास्को डी गामा ने बच्चों भारत की खोज की है। ठीक है। परंतु हम एक सेंटेंस को गलत प्रूव करेंगे अब आप लोग इस सेंटेंस को सुनना जरा ध्यान से। पहले मैं समझा रहा हूं, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग उसके आंसर बना दो। ठीक है बच्चों? अरे बोलो यस या नो। यस सर। यस सर। बहुत सुंदर, बहुत
तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, भले मुझे दिखाई नहीं दे रहे लेकिन फिर भी बहुत प्यारे। ये कौन था सर नाम? गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों सुनिए, यहाँ पर ये इंडिया है, ज्यादा बड़ा बनाया है, वैसे छोटा है। उसके ऊपर इधर चाइना है, इधर मिडिल ईस्ट है, यानी ईरान, इराक, कुवैत, ये सब एरिया पड़ रहे हैं टर्की वर्की। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये यूरोप का एरिया है, और ये अफ्रीका है बच्चों, और ये अमेरिका है इस समय। ठीक है बच्चों, अभी तक यहाँ पर अमेरिका का हम लोग को पता नहीं है दरअसल कि अमेरिका जैसा कोई कॉन्टिनेंट इस समय पर है या नहीं है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर हमें इतना सा पता है कि यहाँ पर ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, चाइना है, ये मिडिल ईस्ट है, इतना हम लोगों को पता है। सही। अब इसी समय क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हुए। देखो, आप लोगों ने एक सेंटेंस को सुना होगा कि आविष्कार तभी होता है जब हमें उस चीज की आवश्यकता होती है। सही। जैसे अभी वैक्सीन बन रही है कोविड की, तो वैक्सीन का आविष्कार कब होगा? जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। बोलो यस या नो? यस सर। सही। यस सर। तो यहाँ पर बच्चों यूरोप में चेंजेस ऐसे होंगे जिसको उनकी जरूरत होगी। सही। इसका मतलब यहाँ पर यूरोप में कुछ ऐसे लोग उभर कर आएंगे, कुछ ऐसे लोग उभर कर आएंगे जिनको पैसा चाहिएगा, और पैसा भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत सारा पैसा चाहिएगा। सही। यहाँ पर ये लोग फैक्ट्री लगाएंगे, और फैक्ट्री लगाने में एक काम बेहद जरूरी होता है। क्या? फैक्ट्री में बच्चों चलाने के लिए काम को कच्चा माल चाहिए होगा। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। यहाँ पर बच्चों यूरोप में एक नई इकोनॉमी ने दस्तक दिया, जिसका नाम था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई तो इस अर्थव्यवस्था की एक खास बात होती है, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है बच्चों, ये केवल और केवल अपना मुनाफा देखती है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। यानी यहाँ पर जो यूरोप के लोग थे वे केवल और केवल अपना मुनाफा देखेंगे, दूसरे का कल्याण हो या ना हो, दूसरे का वेलफेयर हो या ना हो, इससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। सही। और जब यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई तो इन लोगों को पैसा कमाने की चाह उभरी, और जैसे पैसा कमाने की चाह उभरेगी तब यहाँ पर फैक्ट्री लगना शुरू होगा। सही। इसका मतलब बच्चों यूरोप में औद्योगिकीकरण हो गया, पूरे यूरोप में इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, और इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहला मैंने जरूरी बात बताई, क्या चाहिए बच्चों आप लोगों को? कच्चा माल। कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए। सही। तो इसका मतलब यूरोप को अगर चलाना था हमको, तो सबसे पहले यूरोप के लोगों को क्या चाहिए था? बोलो। रॉ मटेरियल। कच्चा माल चाहिए, तो मटेरियल चाहिए था। दूसरा ये, यहाँ पर बच्चों रॉ मटेरियल तो हमें मिल गया है, परंतु जब मैं रॉ मटेरियल से फैक्ट्री में कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे बाजार भी तो चाहिए। बोलो यस यू नो? यस सर। तो भैया यहाँ पर दूसरा मुझे पता चला कि यूरोप के लोगों को एक बढ़िया मार्केट चाहिए, एक बढ़िया बाजार चाहिए जहां पर ये अपने माल को बेच सके। ठीक है। अब दूसरा ये, तीसरा ये, सॉरी, यहाँ पर बच्चों ये मजदूर यहाँ पर काम करेंगे फैक्ट्री में, और क्योंकि यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई है तो ज्यादातर जो लोग होंगे वो मिडिल क्लास के होंगे या फिर अपर मिडिल क्लास के होंगे। सही। तो यहाँ पर इन लोगों को अपने फैक्ट्री में मजदूर भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो यस या नो? यस सर चाहिए। यस सर। इसका मतलब बच्चों जरा आप लोग ध्यान देना, यूरोप में चेंज क्या हुआ? सबसे पहला चेंज ये हुआ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था चेंज हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई, और यहाँ की जब अर्थव्यवस्था चेंज होगी तो इन लोगों ने फैक्ट्री लगाना शुरू किया,
और फैक्ट्री लगाने के बाद इनको सबसे पहला चाहिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल, दूसरा चाहिए इनको बाजार, और तीसरा चाहिए इनको मजदूर। सही। इसका मतलब यूरोप में सबसे पहली दिक्कत ये आएगी कि इनको कच्चा माल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि यूरोप में कच्चा माल इनको कैसे मिलता था। सही। फिर बंद कैसे हुआ, और इसकी वजह से, कच्चे माल की वजह से भारत की खोज क्यों की गई। ठीक है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। बोलो, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं कच्चे माल पर। ठीक है, याद रखना आप लोग, रॉ मटेरियल पर। चलिए देखिए, इस समय तक बच्चों यूरोप ऐसा नहीं था कि भारत को उसने खोज नहीं रखा था, उसको उसके बारे में पता था। यहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्को पोलो, यूरोप का रहने वाला था। अब ये मार्को पोलो के जो पिता थे बच्चों, यहाँ पर एक मर्चेंट की तरह काम किया करते थे। सही। यानी मसाले वसाले खरीदना या फिर कॉटन खरीदना, ये सब काम ये यहाँ पर ये किया करते थे मार्को पोलो के फादर। एक बार क्या हुआ, मार्को पोलो के जो फादर हैं उनकी तबीयत खराब हो गई। अब खराब होने के बाद ये मार्को पोलो बड़ा छोटा सा था, लेकिन छोटी सी उम्र में इस मार्को पोलो ने बच्चों यूरोप से यात्रा की चीन की। ये कहां पर पहुंचेगा? चीन में पहुंचा। चीन। सही। अब चीन बच्चों आप लोग देख रहे होंगे ईस्ट की तरफ है ना? यहां पर अगर मैं डायरेक्शन खींचूं तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि ईस्ट की तरफ पड़ा। तो मार्को पोलो, मैं आपको कहूंगा कि यूरोप से आने वाला ईस्ट की तरफ एक यात्री था मार्को पोलो। बोलो यस या नो? यस सर। Yes, sir. अब यहां पर बच्चों ये मार्को पोलो इधर आया, लेकिन इसको आने की जरूरत क्यों पड़ी है, किस रास्ते से आया, इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर बच्चों चीन और भारत से पहले से यूरोप वाले क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। सही। और ये व्यापार होता था रेशम मार्ग, यानी कि सिल्क रूट के जरिए। जहां पर आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि चाइना के लिए यह व्यापार का मार्ग अभी भी खुला हुआ है। चाइना यहाँ पर बच्चों वन रोड बेल्ट ऐसा कुछ स्कीम चला रहा है, जिससे वो चाइना से लेकर यूरोप तक की एक रोड बनाएगा। सही। और यहाँ पर चाइना और यूरोप को रेल के जरिए जोड़ने की कोशिश करेगा, मेट्रो के जरिए जोड़ने की कोशिश करेगा। सही। क्योंकि बच्चों यहां से पहले से चाइना और यूरोप दोनों आपस में व्यापार कर रहे थे, और जब ये व्यापार कर रहे थे इस रास्ते से होते हुए, तो यूरोप के लोग बच्चों यहां पर आते, अपना माल खरीदते और खरीद कर वापस इसी रूट से चले जाते। सही। इसका मतलब चाइना भारत से यूरोप का पहले से व्यापार चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? बोलो यस या नो? यस सर। सही। बच्चों इसी समय क्या हुआ, यहाँ पर एक जगह पड़ती है कस्तंतुनिया, तो टर्की ने क्या काम किया, इस कस्तंतुनिया पर अधिकार कर लिया। सही। कुछ इतिहासकार इसको क्रूसेड वॉर कहते हैं, धर्म युद्ध कहते हैं। अब धर्म युद्ध से नाम से तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि दो धर्मों के बीच में लड़ाई होगी। सही। पहला धर्म यहाँ पर लड़ने वाला था इस्लाम, और दूसरा धर्म यहाँ पर लड़ने वाला था क्रिश्चियन। सही। अगर आप लोग देखेंगे तो मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान, इराक, कुवैत, टर्की, इन सब एरिया में इस्लाम धर्म सबसे ज्यादा है कि नहीं है? बोलो यस या नो? यस सर। और यूरोप में देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्रूसेड वॉर हुआ, यानी कि धर्म जब युद्ध होगा तो धर्म युद्ध का सीधा सीधा मतलब ये निकला कि यहाँ पर आज से इस्लामियों का कब्जा, और यहाँ पर आज से बच्चों क्रिश्चियनिटी का कब्जा। बोलो यस या नो? यस सर। Yes, sir. राइट। और अगर यूरोप वालों को व्यापार करना है तो इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? और इस रास्ते से होकर जब ये जाएंगे तो यहाँ पर जो अरबीज होंगे, यानी कि जो अरब के लोग होंगे, वे इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो यस या नो बच्चों? यस सर। बोलो। राइट। इसका मतलब मुझे पता ये चला इस सेंटेंस से कि यूरोप के लोग पहले से ईस्ट में व्यापार कर रहे थे, यानी कि चाइना भारत से पहले से व्यापार चल रहा था, परंतु बच्चों यहाँ पर इसी समय कस्तंतुनिया पर टर्की का अधिकार हो गया, जिसकी वजह से यूरोप के लोग इधर सिल्क रूट से नहीं जा पा रहे थे। बोलो यस या नो? इतना समझ में आया? यस सर। आ गए। Yes, sir. ठीक है बच्चों, अब आगे देखो।
अब भैया मार्को पोलो ने एक बड़ा बढ़िया काम किया। ये मार्को पोलो चाइना पहुंचा और चाइना पहुंचकर आकर यूरोपियंस को इसने कहानियां बताई। जैसे मैं तुम लोगों को इतिहास में कहानी सुना देता हूँ ना कभी कभी, वैसे भाई साहब मार्को पोलो सुना रहा है यूरोप के लोगों को। कहता तुम्हारी फैक्ट्री बंद पड़ी है। ये कहता यूरोप वाला हाँ हाँ। इसने कहा तुम्हारी फैक्ट्री क्यों बंद पड़ी है? इसने कहा क्योंकि मेरे पास कच्चा माल नहीं है। अब जब मेरे पास कच्चा माल ही नहीं होगा तो मैं प्रोडक्शन कहां से करूंगा? तो मार्को पोलो ने कहा कि जहां मैं अभी घूम कर आया हूं वो जगह कच्चे माल से भरी पड़ी है। सही। इसका मतलब मार्को पोलो यूरोपियंस को ये बता रहा था कि चाइना इंडिया यानी कि ईस्ट की तरफ कच्चा माल भरपूर मात्रा में है, रॉ मटेरियल भरपूर मात्रा में। बोलो यस या नो बच्चों? यस सर। यस सर। सही। इसका मतलब अगर यूरोपियंस को कच्चा माल चाहिए तो उन्हें कहां जाना पड़ेगा? ईस्ट की तरफ। सही। अब ईस्ट की तरफ जाने के लिए, म्यूट करो भैया अपने आप को। अब ईस्ट की तरफ जाने के लिए यहां पर एक रास्ता तो था परंतु वो बंद कर दिया गया है। सही। और इनको कच्चा माल चाहिए चाहिए। और मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया था? मैंने कहा था कि जब आपको किसी चीज की नीड होती है उस यानी कुछ खोज, मतलब को अगर कच्चा माल चाहिए तो ईस्ट में जाना है और ईस्ट में जाने के लिए ये रास्ता बंद है। तो एक दोबारा सुनिए, यहाँ पर यूरोप के लोगों को बच्चों कच्चा माल चाहिए और अगर यूरोप के लोगों को कच्चा माल चाहिए तो इनको ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। सही। और अगर इनको ईस्ट की तरफ जाना है तो एक रास्ता इनके लिए बंद हो चुका है। सही। तो बताओ क्या दूसरे रास्ते की इनको जरूरत है कि नहीं है? बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। भाई इसका मतलब बच्चों यहां से कहानी का ये सारांश निकल के आया, ये अर्थ निकल के आया कि इनको एक दूसरा रास्ता चाहिए ईस्ट की तरफ जाने का। सही। आगे सुनो, मार्को पोलो ये कहता है कि यहाँ पर केवल कच्चा माल ही नहीं है, यहाँ पर ईस्ट के लोग बेहद धनी हैं। मतलब कि उनके ईस्ट के लोगों के पास पैसा होगा कि नहीं होगा? बोलो यस या नो? यस सर। यस यस सही। सर। बच्चों हमारे पास इतना पैसा था कि जब हमको ब्रिटेन छोड़ के गया तब उस समय पर यूरोप ने अपनी 50 साल की इकोनॉमी हमारे पैसों से चलाई है। अब तब सोचो जब 1947 में हम लोग आजाद हुए उनके पास इतना पैसा था कि हमारा पैसा था वो सारा का सारा, और उन्होंने 50 साल तक अपनी इकोनॉमी चलाई है उस। सही। अब सोचो आपके पास कितना पैसा रहा होगा। आज आपके पास उतना पैसा है इस समय पर? बोलिए। नो सर। नो सर। नहीं बच्चों हमारे पास लेकिन फिर भी एक बड़ा रिसोर्स। क्या तुमको पता है क्या है हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स? मैन रिसोर्स। बहुत बढ़िया, हमारे पास बच्चों सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। हमने 135 अभिषेक करोड़ कर माइक लिए बंद कर बच्चों। ला अभिषेक। हमारे पास बच्चों पॉपुलेशन 135 करोड़ की है। समझ रहे हो तुम लोग? ये हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स है, लेकिन कोरोना की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। और अगर भगवान सर ने उसमें चाहा भी तो दूसरे अगले नंबर साल पर हम, है। और हाँ हाँ अगर भगवान ने चाहा तो अगले साल हम 140 करोड़ पे पहुंच जाएंगे बस, है ना? और अगली सर्दियों तक आते आते हम 160 तक ना हो जाए। हाँ बिल्कुल कर देंगे हम लोग चाइना के पीछे, इस काम में हम हमेशा आगे रहे हैं। चलो खैर, अब इस समय पर बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यूरोपियंस को पता चला कि ईस्ट की तरफ कच्चा माल है तो उनको रास्ता चाहिए। मार्को पोलो ने यह बताया कि ईस्ट की तरफ कच्चा माल ही नहीं है बल्कि वहां पर लोग बेहद ज्यादा धनी हैं। तो जरा मुझे बताओ, ये यूरोपियंस कच्चे माल को ईस्ट से लाएंगे। सही। और ईस्ट से लाके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। इस प्रोडक्ट को यहाँ की मार्केट में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बोलो यस या नो बच्चों? यस यस सर। सर। भाई इसका मतलब मैंने पहली दूसरी समस्या इनकी ये बताई थी कि इन यूरोपियंस के पास मार्केट भी नहीं है, तो यहाँ पर इनकी मार्केट का भी सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इनको? बोलो यस या नो? यस सर। भाई तो बच्चों अब यूरोपियंस ने बिल्कुल भी देरी नहीं, इन्होंने कहा भाई हमारा एक रास्ता तो बंद हो ही चुका है, इसलिए अब हम दूसरे रास्ते की खोज करेंगे। कैसा रास्ता? जो इंडिया की तरफ जाता हो, जो ईस्ट की तरफ जाता हो, ऐसा रास्ता हमको चाहिए ताकि हम ईस्ट से कच्चा माल ले सके और साथ ही साथ में उनकी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच सके।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ये बताइए। यस सर। यस सर। Yes. नेक्स्ट आइए। अब यूरोप से सबसे पहला एक व्यक्ति निकला। अच्छा चलो, मैं एक बात का और जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा। बच्चों, सबसे ज्यादा उतावलापन किसी के अंदर था भारत को खोजने के लिए, तो उसका नाम था राजकुमार हेनरी। ये जो राजकुमार हेनरी था, इसने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया लोगों से। जैसे आज आपके टाइम पर राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है, सही? ऐसे ही बच्चों, राजकुमार जो हेनरी था, उसने यहाँ के नाविकों की सबसे ज्यादा मदद की। उसने मदद किया ताकि वे इंडिया को खोज सके, ताकि वे ईस्ट की तरफ अपनी यात्रा कर सके, सही? अब इस समय पर तो बच्चों आप लोगों की यात्रा काफी सस्ती पड़ती है, लेकिन उस समय पर सस्ती वस्ती नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नक्शा तो था, परंतु हमें पानी का मार्ग नहीं पता था कि इंडिया है कहाँ पानी के मार्ग से। इस वजह से यहाँ पर जरूरी नहीं था कि एक नाविक जाएगा तो वो वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी पक्का नहीं था, सही? इसलिए राजकुमार हेनरी उनकी पैसों से मदद बहुत ज्यादा करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड कोई रहा है इंडिया को खोजने के लिए यूरोप में, तो उसका क्या नाम है बच्चों? बोलो। राजकुमार हेनरी। राजकुमार हेनरी, सही? आगे आइए। अब यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाल से एक नाविक निकलेगा जो भारत को खोजना चाहता है, और वो ईस्ट की तरफ यात्रा करेगा। उसका नाम होगा, नाम बताओ मुझे। वास्को डी गामा। बार्थोलोमियो डियाज। बच्चों, डियाज नहीं है, दियाज है, द फॉर दही, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों बार्थोलोमियो डियाज निकलेगा ये सबसे पहले, ठीक है? आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया मुझे लगता है ना, बस 2 मिनट रुक जाओ, फिर हो जाएगा। यस सर, अंधेरा तो अब यहाँ पर हाँ अभी हो जाएगा। बार्थोलोमियो डियाज बच्चों सबसे पहला नाविक है जो यहाँ से निकलेगा। पुर्तगाल का रहने वाला था। अब ये अपनी नाव लेकर निकला, और जब ये नाव लेकर निकला बच्चों, तो अफ्रीका से टकराते हुए अफ्रीका की सबसे नीचे वाले पॉइंट पर पहुंचा, सही? और इसने इसका नाम रखा केप ऑफ गुड होप। गुड होप। ये नाम रखता है केप ऑफ गुड होप, यानी इसको मैं कह सकता हूँ केप टाउन। भैया म्यूट करो अपने माइक को यार, म्यूट करो अपने माइक को। विशाल बंद कर ले यार। तो बच्चों इसने इसका नाम रखा केप ऑफ गुड होप, अच्छी आशा वाला द्वीप, सही? यहाँ पर अब ये अफ्रीका तो देखो पहुंच चुका है, सही? लेकिन अफ्रीका से नीचे जाने का रास्ता इसको नहीं पता है, यानी कि अब आगे का रास्ता इसको नहीं पता, और ना ही इसका किस्मत बढ़िया था कि इंडिया की तरफ चला जाए। इसलिए कुछ दिन तक केप ऑफ गुड होप में ठहरा, और ठहर कर फिर वापस यूरोप में लौट गया, सही? अब बताओ बार्थोलोमियो डियाज किसको खोजने के लिए निकला था बच्चों? बोलो आंसर। इंडिया को। इंडिया को। क्या बार्थोलोमियो डियाज को इंडिया मिला है? नो No, नो सर। सर। तो फिर क्या मिला उसको? केप ऑफ केप गुड ऑफ होप। गुड होप। केप ऑफ गुड होप 1487, ठीक है बच्चों? 1487 में। आगे आइए। अब ये बार्थोलोमियो डियाज इंडिया को तो खोजने निकला था, परंतु इसको मिला नहीं है, सही? अब ये वापस लौट गया। अब यहाँ पर एक स्पेन का नाविक था जो इंडिया को खोजने के लिए निकलेगा। उसका नाम होगा, आंसर बताइए। कोलंबस। कोलंबस। बहुत बढ़िया, कोलंबस। नाम तो सुना ही होगा इसका, सुना है कि नहीं? यस सर। यस सर। राइट। अब बच्चों यहाँ पर भी सुनिए। अब भैया जब ये यूरोप से निकला कोलंबस, तो इसको कहा गया कि तुमको ईस्ट जाना है। कोलंबस बड़ा जिद्दी इंसान था, बेहद जिद्दी था ये। कहता मैं क्यों ईस्ट में जाऊं, मैं वेस्ट जाऊंगा, सही? जहां कोई इसको कह दे कि बेटा आज आपको 2 रोटी खानी है, तो ये कहता था मैं 2 क्यों खाऊं, मैं 4 खाऊंगा, चाहे पेट में दर्द हो जाए, सही? बड़ा जिद्दी था। तो भाई साहब इसको कहा गया कि आपको कहाँ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। लेकिन कोलंबस चला वेस्ट की ओर, सही? और वेस्ट से जाकर बच्चों अमेरिका के तट से टकराया। जब इसको कहा गया कि तुम गलत जगह आ गए हो, ये तो इंडिया है ही नहीं, कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं एकदम सही जगह आया हूं, ये इंडिया ही है, सही? यहाँ पर लोगों ने इसको कहा कि ये इंडिया के लोग नहीं है, कहता बिल्कुल नहीं,
ये इंडिया के लोग ही हैं, सही। इसलिए जो अमेरिका के बच्चों जो मूल निवासी हैं उनका नाम रेड इंडियंस पड़ा। क्या पड़ा बच्चों? रेड इंडियन। रेड इंडियंस, ठीक है। अब पता चला इनके नाम के आगे इंडियंस क्यों लगाया गया? क्योंकि कोलंबस जिद्दी बहुत ज्यादा था, सही। उसके जिद के चलते इनको नाम पड़ा रेड इंडियंस, ठीक है। परंतु कोलंबस ने एक बहुत बड़ी खोज की है। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा है, सही। और बच्चों अब ये यूरोपियंस करेंगे क्या? यहाँ पर अमेरिका से जितना भी कमाई होगा उस कमाई के जरिए से ये इंडिया से अपने मसाले या फिर जो भी कच्चा माल खरीदना चाहते थे वो खरीदेंगे, सही। अब बताओ इंडिया और चाइना का कच्चा माल बेहतरीन अवस्था में होगा कि नहीं होगा? बोलो यस या नो? यस यस सर। सर। यस सर। तो इंडिया के लोग उसके लिए प्राइस भी ज्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। इसलिए बच्चों ये कोलंबस ने अमेरिका को खोज के बहुत बढ़िया काम किया। अब यूरोपियंस अमेरिका पर टूट पड़ेंगे और अमेरिका से कमाई करके भारत और चाइना से कच्चा माल खरीदेंगे ताकि उनकी फैक्ट्रियों को यहाँ पर चलाया जा सके, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। अमेरिका का जो कोलंबस फर्स्ट नेम थी, हाँ जी, अमेरिका का जो फर्स्ट नेम था वो भी तो इंडिया के नाम पे ही रखा गया था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इधर देखो, ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडिया है ये, ऐसा कहा गया था। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर कोलंबस किसको खोजने के लिए निकला है बच्चों? इंडिया को। इंडिया। इंडिया को। क्या कोलंबस को इंडिया मिला? नो सर। नो सर। अब भैया इसका मतलब ये भी इंडिया को खोजने निकला था लेकिन इसको इंडिया मिला नहीं है। तो तीसरा नाविक निकलेगा इंडिया को खोजने के लिए, उसका नाम होगा, बोलो बोलो, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को दी गामा। ये बच्चों वास्को दी गामा यहाँ पर तीसरे नंबर पर निकला है। पोर्तुगीज था ये भी, सही। देखो बार्थोलोमियो दियाज भी पोर्तुगीज है, कोलंबस स्पेनिश है और थर्ड वास्को दी गामा पोर्तुगीज है, यानी कि पुर्तगाली है। अब यहाँ से पुर्तगाल से निकला और पुर्तगाल से निकलता हुआ उसने बार्थोलोमियो दियाज के रास्ते को फॉलो किया, सही। अब बताओ बार्थोलोमियो दियाज ने कहां तक के रास्ते को ढूंढ रखा था बच्चों? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। इसका मतलब वास्को दी गामा बच्चों बार्थोलोमियो दियाज के रास्ते को फॉलो करता हुआ कहां पहुंचा? केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा, सही। इसका किस्मत यहाँ पे इतना बढ़िया था, यहाँ पर इसको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था अब्दुल मुनीद। ये अब्दुल मुनीद बच्चों गुजरात का रहने वाला था, सही। और यहाँ पर केप ऑफ गुड होप में इसको अब्दुल मुनीद मिला जो कि गुजरात का रहने वाला था, यहाँ पर व्यापार करने आया हुआ था। तो वास्को दी गामा ने अब्दुल मुनीद से बात की और अब्दुल मुनीद की सहायता से ये केप ऑफ गुड होप होते हुए बच्चों कहाँ पहुंचेगा? भारत के कालीकट में। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बच्चों, सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? नो सर। थोड़ा बहुत। सर। तो यहाँ पर ये पहुंचेगी। मैडम आपके नेटवर्क में थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा ना, तो इस वजह से हो जाता है कभी नेटवर्क फ्लक्चुएशन होने की। हाँ जी, तो यहाँ पर ये कालीकट पहुंचेगा, ठीक है। किसकी सहायता से पहुंचा बच्चों? अब्दुल मुनीद। अब्दुल मुनीद 1498 में 1498, सही। 17 मई का दिन था। ये कालीकट से तट से टकराया 1498 में। बताओ आप लोगों को पूरा ये समझ में आया है पोर्शन? यस सर। यस सर। यस कोई सर। दिक्कत बच्चों इसमें? नो सर। नो सर। तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उनके आंसर बनाना आप लोग, ठीक है। यस सर। यस सर। आप लोग आंसर देंगे अपना नाम बता के, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं बस बोलते रहे मैंने सुन लिया, ऐसा नहीं होगा। नाम बताना फिर आंसर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यूरोप के लोगों को रास्ते की जरूरत पड़ी क्यों, तो आप लोग इसका आंसर क्यों देंगे, क्या देंगे? सर कच्चा माल के लिए। कच्चा माल के लिए। बस केवल कच्चा माल? नहीं सर, और के मार्केट। सर कच्चा माल और बाजार के लिए। मार्केट के लिए। कच्चा माल, बाजार, वहाँ अच्छे मार्केट। सर और क्योंकि रेशम मार्ग बंद हो गया था इसलिए।
बहुत बड़े, बहुत बड़े। यहाँ पर बच्चों यूरोपियंस को एक दूसरे रास्ते की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जिस पे रास्ते से वे अपना ट्रेड पहले से कर रहे थे वो रास्ता बंद हो चुका था, राइट। और इनको कच्चा माल क्योंकि चाहिए था क्योंकि यूरोप में चेंज हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे यूरोप में। यहाँ पर एक नई अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया था और उस अर्थव्यवस्था में बच्चों फैक्ट्री को चलाना है अगर, तो कच्चा माल चाहिए, कच्चे माल के साथ बाजार चाहिए, बाजार के साथ मजदूर चाहिए, राइट। तो इसलिए यूरोपियंस को भारत के लिए एक दूसरे रास्ते की जरूरत पड़ी है, ईस्ट के लिए एक दूसरे रास्ते की जरूरत पड़ी, राइट। अब बताओ यूरोपियंस में पुर्तगाल से सबसे पहला नाविक बताओ जो भारत को खोजने के लिए निकला, नाम बताओ उसका। बार्टोलोमेव Diaz. ये बच्चों केप ऑफ गुड होप कब पहुंचा? 1487। 87। इसी केप ऑफ गुड होप को हिंदी वाले याद रखेंगे, इसको उत्तर माशा भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर माशा केप ऑफ गुड होप को कहा जाता है। तुमको पता है जब ये नक्शे बनाते थे तो उल्टे बनाया करते थे ये नक्शे, ठीक है। मतलब इनके नक्शे थोड़े उल्टे हुआ करते थे, नीचे की चीज ऊपर दिखाते थे, ऊपर की चीज नीचे दिखाते, मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर बार्थोलोमेव डियाज इंडिया को खोजने तो निकला था लेकिन उसको मिला नहीं। अब बताओ दूसरा नाविक स्पेन का जो निकला था यहाँ पर इंडिया को खोजने के लिए, कोलंबस। तीसरे का क्या नाम था बच्चों? वास्को डी गामा। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उस सेंटेंस को आप लोग ध्यान से सुनना और फिर मुझे बताना कि मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है। सुनिए सेंटेंस सुनो। वास्को डी गामा बच्चों यूरोप के पुर्तगाल का रहने वाला था और ये 1487 वास्को डी गामा यूरोप के पुर्तगाल का रहने वाला था और ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते अब्दुल मुनीर की सहायता से कालीकट पहुंचा 1498 में, और इसने 1498 में कालीकट पहुंचकर भारत की खोज की। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। इसका मतलब मैंने सेंटेंस सही बोला है क्योंकि आप लोगों ने कह दिया है। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। घटिया किस्म के बच्चों, तुम्हें अभी तो मैं इतनी बार बता के आ चुका हूँ कि ईस्ट को ये पहले से जानते हैं, ईस्ट को ये पहले से जानते हैं, ईस्ट को ये पहले से जानते हैं। इनको रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए, भारत को तो पहले से खोज चुके हैं। इतनी बार तो मैंने थ्योरी में तुम लोग को बताया है लेकिन तुम लोग सुन ही नहीं रहे। चलो कोई नहीं, देखो जरा ध्यान से सुनो। मेरा सेंटेंस एकदम गलत था। वास्को डिगामा ने बच्चों यूरोप से यात्रा की केप ऑफ गुड होप तक की और केप ऑफ गुड होप से आकर उसको मिला अब्दुल मुनीर, और अब्दुल मुनीर की सहायता से जब वो 1498 में कालीकट पहुंचा तो उसने भारत की खोज नहीं की है, उसने यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसका मतलब मेरा सेंटेंस पहले वाला गलत था, दूसरे वाला ठीक है। वास्को डिगामा ने भारत से आने वाले एक समुद्री मार्ग की खोज की है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? सर ये Yes, अब्दुल sir. मुनीर कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का। गुजरात। बच्चों सभी को समझ में आ गया? ये बताइए आप, गुजरात का एक व्यापारी था ये। यस सर। किसी को कोई Yes, sir. दिक्कत हो तो पूछो। सर हाँ जी पूछिए। सर ये जो यूरोप के जो लोग थे जो भी मतलब भारत को ढूंढने निकले थे, सर इनको पहले से पता था भारत के बारे में? आज बिल्कुल पता था। अच्छा एक बात बताओ, ये सिल्क रूट से आप लोग पढ़ते होंगे। अच्छा मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी न किसी ने तो पढ़ा होगा, वैदिक एज पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ऐसा हुआ कि हम भारत के जो लोग थे बड़े सभ्य थे, हम लोग बहुत सिविलाइज्ड लोग थे। हम लोग पूरी दुनिया पहले पत्ते लपेट के घूम गई, तो हमने कॉटन उगाया, कॉटन से हमने कपड़े बनाए और कपड़े बना के पूरी दुनिया को कपड़े हमने पहनाए, ठीक है। भले ही हम अमेरिका के या फिर यूरोप के कपड़े पहन रहे हो, लेकिन असल मायनों में कॉटन के कपड़े हम लोगों ने पूरी दुनिया को पहनाए, ठीक है। ये तब की बात बता रहा हूं जब भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है। भारत बच्चों हमेशा देशों के साथ व्यापार करता हुआ आया है, हर चीज का व्यापार किया करता था, इसी वजह से अमीर था भारत इस समय पर। आज भारत जो है बच्चों
वो निर्यात बहुत कम कर रहा है, इस वजह से थोड़ा उसका इकोनॉमी डाउन रहता है। परंतु हम पहले बच्चों एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी बढ़िया किया करते थे, जिसकी वजह से हम अमीर थे। इसलिए भारत पहले से खुजा खुजाया था, मतलब भारत को हम पहले से खोज चुके थे। हमें पता था कि भारत नाम का कोई देश है जिसमें कच्चा माल है, परंतु उसका रास्ता नहीं हम लोगों को पता था। तो यूरोपियंस ने एक रास्ता ढूंढा है समुद्री मार्ग से। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना तो पूछो। सभी के डाउट क्लियर हो गए? यस सर। सर बहुत सुंदर बेटा। हाँ जी, पूछो। अगर सर क्वेश्चन आ गया भारत की खोज किसने की, तो सर क्या आंसर देंगे हम? बच्चे देखो, ऐसा है कि अगर ग्रेड डी का तुम एग्जाम देते हो, ठीक है, ग्रेड डी का, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत की खोज किसने की है, तो वहां पर वास्को दी गामा आपको आंसर बनाना है। परंतु अगर कोई बढ़िया एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम अच्छे से समझता होगा एग्जाम को, तो वो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बनाएगा। ठीक है, असल मायनों में वास्को दी गामा ने भारत आने वाले एक समुद्री मार्ग की खोज की है, ना कि भारत की खोज की। ठीक है, ठीक है। ओके सर। अच्छा चलो, इसका एक और एग्जाम्पल तुम लोगों को बता देता हूँ। सर अगर ऑप्शन में वास्को डी गामा और नन ऑफ दीस में से कुछ भी होगा तो कौन सा आंसर टिक करेंगे? भारत की खोज किसने अगर ये की है? क्वेश्चन आ जाता है तो। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया हाँ जाए। जी, वास्को डी गामा भी है और दो चार और नेम है और नन ऑफ दीस भी है, तो इसमें से क्या फिर चलिए आंसर होगा? मैं बना देता हूँ। सपोज कीजिए आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि भारत की खोज किसने की, तो सबसे पहला ऑप्शन बार्थोलोम्यू दियाज, दूसरा ऑप्शन कोलंबस, तीसरा ऑप्शन वास्को डी गामा और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। ठीक है, तब भी आप लोगों को आंसर बना के आना है वास्को डी गामा। ठीक है, क्योंकि जो बुक्स, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया है, उन बुक्स को ज्यादातर पता तो है नहीं दरअसल की हिस्ट्री होती क्या है, तो कुछ कुछ बुक्स में जो है ऐसा लिख दिया गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, परंतु वास्तविकता ऐसी है ही नहीं बच्चों। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन बनाना पड़े बाई चांस, या पेपर सेट करना पड़े जिसको अच्छी इतिहास की नॉलेज हो, तो बच्चों को ये हमेशा क्वेश्चन डालता है कि भारत के आने वाले समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की है, तो वहां का भी आंसर वास्को डी गामा ही बने। ठीक है, तो सर भारत की खोज की किसने है फिर? बेटा भारत पहले से खुजा खुजाया है। किसी ने तो खुजाया होगा सर, मतलब कुछ ऐसा नाम नहीं है नहीं, exact। बस नाम टेका था सर इसका, है ना? भारत नहीं, नाम कैसे टिका था इंडिया अरे नाम? अरे सुनो, नाम टिका। देखो सुनो, देखो ये इंडिया है, सही। यहाँ पर हम चीज कुछ उगाते हैं और उगाने के बाद हम उस चीज को यहाँ भेजते हैं और यहाँ के बाद वो चीज यहाँ जाती है। ठीक है, ये एक रास्ता है बच्चों ट्रेड करने का। तो यहाँ के लोग ये पूछेंगे कि चीज आती कहाँ से है, तो उनको पता चलेगा कि ये चीज यहाँ से आती है, ईस्ट की तरफ से आती है, इंडिया से आ रही है, भारत से आ रही है। भारत का नाम ऐसे नहीं पड़ा है, भारत का नाम बहुत प्राचीन नाम है। भारत का नाम भरत कबीले से पड़ा है। ये कबीला तुम लोगों को मैंने वैदिक एज में पढ़ाया होगा, है यस ना? सर। भरत कबीला कुरुक्षेत्र के जो पास रह रहा था, तब से इसका नाम भारत है। ठीक है, तो ऐसा हुआ बच्चों कि भारत को तो हम लोग पहले से जानते थे कि भैया ये एक भारत नाम का देश है और यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, इसका इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, इसका ट्रेड सिस्टम बहुत बढ़िया है। ठीक है, परंतु वो रास्ता बंद हो गया तो हमें रास्ते की जरूरत थी, तो इस वजह से समुद्री मार्ग से हम लोगों ने एक रास्ता खोजा है। ठीक है, भारत को पहले से खोजने की जरूरत कुछ भी नहीं थी, क्योंकि भारत को हमें पहले से पता हुआ था। देखो सुनिए, हम लोगों को ये नहीं पता था कि अमेरिका जैसा कोई देश है, हम लोगों को ये नहीं पता। बच्चों आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलिए चलिए चलिए, अब आप लोग इसको तो क्या बनाओगे, खैर एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर मैं आप लोगों को कुछ लिखवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो सभी इसका।
डन हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। लिखो लिखो लिखो, इसमें लिखो 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 बार्थोलोम्यू दियाज, बार्थोलोम्यू दियाज, BARTO, बार्थोलोम्यू दियाज, BARTO, LOMEU, Diaz, DIAS, was the Portuguese citizen and he reached in Cape of Good Hope in 1487. हिंदी में लिखिए, बार्थोलोम्यू दियाज केप ऑफ गुड होप 1487 में पहुंचा। में पहुंचा। लिख लिया बच्चों? बार्थोलोम्यू दियाज एक पुर्तगाली नागरिक था। बार्थोलोम्यू दियाज एक पोर्तुगीज यानी पुर्तगाली नागरिक था। लिख लिया सेंटेंस? यस सर। नेक्स्ट लिखो बच्चों, नेक्स्ट। वास्को दी गामा also a Portuguese citizen. वास्को दी गामा भी एक पुर्तगाली नागरिक था। And he reached in Calicut on 17th May 1498. On 70, he reached in Calicut. He reached in Calicut in 1498, 17th May 1498. By the help of Abdul Munib, via Cape of Good Hope. हिंदी में लिखो बच्चों। वास्को दी गामा भी एक पुर्तगाली नागरिक था तथा यह केप ऑफ गुड होप के रास्ते अब्दुल मुनीद की सहायता से 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा। 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा। लिख लिया बच्चों? सर एक बार रिपीट करना है। कौन सा रिपीट करूं बच्चे? सर एक बार यहाँ सिटीजन के बाद बताना है। वास्को डी गामा was a Portuguese citizen and he reached in Calicut on 17th May 1498. लिख लिया यहाँ तक? Yes sir. By the help of Abdul Munib,
by the help of Abdul Munir via Cape of Good Hope. Via Cape of Good Hope. हिंदी वालों ने सभी ने लिख लिया? यस सर। लिख लिया? तो भैया सबसे पहले तो मुझे एक पता चला कि यार यहाँ पे ये लोग ना हम लोग को खोजने नहीं आए थे, ये लोग हमारे लिए एक रास्ता खोजने आए थे। ठीक है, अब यूरोप से भारत की ओर जाने वाला एक समुद्री मार्ग खोजा है वास्को डी गामा ने, जो कि केप ऑफ गुड होप से जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? यस सर। बोलो। चलिए, अब ये जो वास्को डी गामा था यहाँ भारत में जब आया तो इसने बच्चों यहाँ से मसाले खरीदे और ये मसाले खरीद कर सीधा लेकर गया यूरोप में, और यूरोप में ले जाकर उन मसालों को बढ़िया से बेच दिया इसने। भाई साहब, जिस समय यूरोप इंडिया से जब ये मसाले लेकर चला, जब ये यूरोप पहुंचा तो पुर्तगाल को यूरोप की राजधानी बना दिया गया। कैसी राजधानी? मसालों की राजधानी, द कैपिटल ऑफ स्पाइस, यानी कि मसालों की राजधानी बन गई पुर्तगाल यूरोप में। क्यों? क्योंकि वास्को डी गामा को भारत के मसाले मिल गए थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा यहाँ से 10 रुपए का मसाला इसने लिया और यूरोप में जाकर इसने उसी मसाले को 140 रुपए का बेचा। बताओ, 14 गुना मुनाफा कमाया लगभग इसने। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। यहाँ पर भाई साहब यूरोप में वास्को डी गामा के घर के सामने लंबी लंबी लाइनें लग गई मसाला खरीदने के लिए। अब ये लोग मसाले का इंतजार इतना बेसब्री से क्यों कर रहे हैं? इनको खाना बनाना होगा मेरे हिसाब से। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। नो सर। खाना बनाना है? तुम लोग नो मसालों सर, का क्या कुछ यूज और करते रीजन हो? होगा। अच्छा, तुम लोग मसालों का क्या यूज करते हो? खाना सर बनाते टेस्ट के लिए हो सकता है। तेल की तरह यूज करेंगे उसको। टेस्ट के लिए, है ना? टेस्ट। न्यू Yes, था sir. ना सारी चीजें उनके लिए। सर अच्छा, व्यापार न्यू के टीम लिए। के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक ने आंसर दिया उन सब के लिए यहाँ चीजें नई थी, है ना? तो जब यार यहाँ पे इनके लिए नई थी सब चीजें, तो ये मसाला ही क्यों लेकर गए हमारे यहाँ से, है ना? सर और भी कुछ और चीजें लेना लेके था। गया था, टमाटर वमाटर भी लेके गया था, सब्जियां भी। अच्छा, सब्जियां भी लेकर, सब्जियां भी नई थी क्या हमारे यहाँ से? नहीं नहीं हैं? सर, नहीं सर, क्वालिटी में भी। अच्छा, एक बात बताओ, ये आलू जो आप लोग खाते हो, आप लोग पता है आलू भारत में था? आलू जो है कोलंबस लेके गया था, सॉरी वास्को डी गामा लेके गया था, यस यस सर, है ना? आलू हमारे पास बच्चों, आलू बच्चों हमारे पास नहीं है, आलू जो है वास्को डी गामा लेकर आया है वहां से। ठीक है, यस सर। मतलब पुर्तगालियों ने आलू दिया है हमको, आलू की फसल, बल्कि अफीम भी इन्होंने दी है हमको थोड़ी बहुत। ठीक है, यस सर। टबैको आपने सुना ना? टबैको जो आप लोग अभी कुछ पता भी होगा, Yes. मतलब आप लोग तो क्या खाते होंगे, लेकिन टबैको जो है बच्चों, जो तंबाकू है, वो पुर्तगालियों की देन है भारत को। ठीक है, ओके सर। और आज उसका भरपूर मात्रा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टबैको। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन यार वहीं के वहीं अभी भी टिका हुआ है कि यार ये मसाले सबसे ज्यादा क्यों लेकर जा रहे हैं? इनका फोकस मसालों पर ही सबसे ज्यादा क्यों है? सर ये रीजन नहीं होगा कि वो क्वालिटी अच्छी थी और था नहीं पहले उनके यहाँ पे ये सब चीजें, अच्छा, और उनके यहाँ मसाला नहीं था। मार्केट अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इटालियन फूड किस किसने खाया है हमारी क्लास में? इटालियन फूड, सर मैंने। इटालियन फूड जैसे कि लाइक पिज्जा या फिर पास्ता, ये सब खाया है कि नहीं? अच्छे से बताओ, सब नहीं मसाला खाया मसाला हुआ डलता सर। है कि नहीं डलता है? यस सर। इसमें मसाला डलता है कि नहीं डलता है? यस सर डलता है, यस। उसी में ही डलता है। मसाला डलता है, हाँ मसाला डलता है, सही बात है। तुम लोग पक्का वो खाए होंगे, मेट्रो के नीचे वो राजू खड़ा रहता है, 10 रुपए का पास्ता देता है वो, है नहीं ना? सर, उसमें वो और वो कढ़ाई ऊपर करके उसमें दे कोचा मारता है फुल बढ़िया तरीके से और फिर वो मसाला भी कैसे डालता है, साइड में से उसमें एक गोल गोल वो चक्र सा बना रहता है, उसमें लगातार सारे मसाले डालता रहता है। तुम भी अपने दोस्त को लाते हो, देखो कितनी बढ़िया स्पीड है इस बंदे की पास्ता बनाने की, है ना? तुम भी कहते हो भैया चाट मसाला रह गया, चाट मसाला और डालो जरा इसमें, तीखा बना दो इसको, लाल कर दो इसको, है ना?
तो वो मसालों से लाल कर देता है उसे। तुम कहते हो कि ये है रेड सॉस पास्ता क्योंकि इसका कलर कैसा है, रेड है ना। बच्चों ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने ओरिजिनल पास्ता या फिर पिज्जा खाया होगा तो बेसिकली उसमें ज्यादातर मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पर परंतु काली मिर्च ये सबसे ज्यादा लेकर गए थे। काली मिर्च इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर बच्चों इस समय पर ये लोग, यूरोप के लोग मसाला सबसे ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उस समय फ्रिज नहीं होते हैं, सही। और आप लोगों ने एक आम का अचार खाया है कि नहीं खाया कभी? आम का अचार दो टाइप का होता यस है, सर। एक तो तेल वाला होता है, एक बिना तेल वाला होता है ना। जो Yes, बिना sir. तेल वाला होता है उसके ऊपर फंगस जल्दी लग जाता है, मतलब वो खराब जल्दी हो जाता है। जो तेल वाला आम का अचार होता है वो थोड़ा देर में खराब होता है, ठीक है। क्योंकि हम उसमें मसाले डालते हैं, स्पाइस डालते हैं, नमक डाल के उसको पहले से हम लोग बच्चों प्योर करते हैं। और उसमें मसालों का इस्तेमाल इसी वजह से, तेल का इस्तेमाल इसी वजह से किया जाता है ताकि वो अचार देर में सड़े, सही। आप लोगों का इम्यून बढ़ाने के लिए, या फिर सब्जी देर में आप लोगों के यहाँ पे खराब होती है उसका कारण केवल मसाले हैं आप लोगों के यहाँ के, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इन यूरोप के लोगों ने मसाले खरीदे और ये इन्होंने क्या काम किया, जो मीट का टुकड़ा है उस मीट के टुकड़े पर लेप लगा दिया, मसालों का बना के पेस्ट लगा दिया, सही। और उस पेस्ट को लगा के रख दिया मीट के टुकड़े को, जिससे कि मीट का टुकड़ा अधिक समय तक टिका रह सके, ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस सर। यस सर। यहाँ पर ये मसालों का इस्तेमाल बच्चों इसलिए कर रहे थे ताकि इनका खाना जो है वो प्रिजर्व रह सके लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो एक इस्तेमाल तो खैर ये हो गया। आगे मैं और भी आप लोगों को चीजें बताता रहूंगा, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस था मसाले पर। मैंने मसाला आप लोगों को बताया। आगे हम लोग और भी देखेंगे कि इन्होंने किस किस चीज का उपयोग किया, हमारे भारत से लेकर गए और वहां पर इन्होंने क्या किया उस चीज का, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। बोलिए। अब बताओ, तुम्हें इस सेंटेंस से पता ही चल रहा होगा कि यूरोप में मसालों की मांग बेहद भरपूर मात्रा में हो गई कि नहीं हो गई? बोलो यस या नो। यस सर। यस सर। तो बच्चों यहाँ पर जो यूरोप का एक राजा ही कह लो उसको, ये जो राजा था इसने क्या काम किया, एक 1200 लोग भेज दिए और लगभग 200 जहाज भेज दिए भारत की तरफ। और उसका एक बेसिकली कप्तान था जहाज का, जिसको मैं कहूंगा पेड्रो अल्वारेज। ये पेड्रो अल्वारेज बच्चों कप्तान के रूप में भारत में आया और यहाँ पर आकर इन्होंने भारत में से परमिशन लेना शुरू किया कि ये भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। और ये व्यापार अब किस रास्ते से करेंगे? इसी रास्ते से करेंगे जो वास्को डी गामा ने खोजा है, ठीक है। और भारत में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई और यूरोप में एक कंपनी को स्टैब्लिश किया जिसका नाम हम लोग रखने जा रहे हैं पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया? यस सर। पुर्तगालियों की एक ऐसी कंपनी जो ईस्ट की तरफ व्यापार करेगी। अब बच्चों कंपनी पे आ जाते हैं कि ये कंपनियां है क्या चीज। इरेज कर दूं ये सब बोर्ड पर जो लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। आप लोग अभी तो स्क्रीनशॉट लिए हैं इसका, बाद में अपनी कॉपी में इसको फिगर को ड्रॉ कर लेना, ठीक है। एक थोड़ा बहुत नक्शा वक्शा बना लेना, इससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले एक कंपनी बनी जिसका नाम था पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बच्चों याद रखना, जब भी पूरे भारत को तुम पढ़ोगे तो कंपनी हमेशा दो ही टाइप की पढ़ोगे, ठीक है। पहली कंपनी है राजकीय कंपनी, यानी जिसको आप लोग गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हो। दूसरी है बच्चों जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको तुम लोग साधारण भाषा में प्राइवेट कंपनी कह सकते हो, ठीक है। यहां पर बच्चों इन दोनों कंपनियों में अंतर है। क्या अंतर है? यहां पर जो राजकीय कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी है बच्चों, इसमें गवर्नमेंट की भूमिका सबसे ज्यादा होगी। यानी वहां पर अगर राजा होगा, रानी होगी, या फिर जो गवर्नमेंट जो सरकार होगी उस देश में चुनी हुई सरकार जो कह सकते हो तुम लोग, उसकी भूमिका इस कंपनी को चलाने में सबसे ज्यादा होगी। यानी कि भारत में जो गवर्नर्स आएंगे इन कंपनियों के, वो गवर्नरों को बच्चों अगर कोई भी काम करना पड़ेगा तो वे अपना काम फ्रीली नहीं कर सकते हैं, उनको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? बोलो आंसर। गवर्नमेंट। भाई, लेकिन बच्चों जॉइंट स्टॉक कंपनी बढ़िया कंपनी है।
भारत में वही कंपनी सफल हो पाएगी जो फ्रीली काम करेगी, मतलब जिसके ऊपर सरकार का ज्यादा होल्ड नहीं होगा। और मैं यहीं पर ही आप लोग को समझा दे रहा हूं, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इसकी चर्चा नहीं करने वाला हूं, इसलिए आप लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी को यहीं पर ही ढंग से समझ लेना, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लोग मिलकर, प्राइवेट लोग, कुछ लोग मिलकर एक कंपनी को खड़ा करेंगे, सही। ये प्राइवेट लोगों ने अपनी इस कंपनी में पैसा लगा लिया है, और ये कंपनी बच्चों गवर्नमेंट से परमिशन मांगेगी, किसके लिए? व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब बच्चों इनको गवर्नमेंट परमिशन देगी व्यापार करने के लिए, केवल गवर्नमेंट का काम क्या होगा? परमिशन देना होगा, सही। लेकिन जहां पर ये व्यापार करेंगे वॉइस ब्रेक हो वहां रही पर है। बच्चों नहीं तो सबके साथ नहीं ऐसा हो हो रहा रहा है सर, क्या? सर आपकी वॉइस नहीं हो रही। नहीं हो रही बच्चे, नहीं हो रहा आपका सर। नेटवर्क थोड़ा सा, मैं यही कह रहा हूँ नहीं कि सर, आप लोगों हो का रही थी आप। नेटवर्क थोड़ा, बच्चे मेरी बात सुनो, आपका नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, मेरा भी करता है, सभी का करता है, ठीक है। तो जब अगर आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट करेगा तो उसमें पर वॉइस ब्रेक हो सकती है, वीडियो भी जा सकती है कभी कभी, तो ठीक है। नेटवर्क जो है फ्लक्चुएट करते हैं, सही। और आजकल वैसे लोड है नेटवर्क पे, इस वजह से। चलो खैर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, दोबारा समझा रहा हूं, यहाँ पर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बनती कैसे है बच्चों? कुछ प्राइवेट लोग अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में और एक कंपनी को खड़ा करते हैं। जैसे सपोज करो ए नाम की एक कंपनी को खड़ा किया इन्होंने, सही। फिर यहाँ की गवर्नमेंट इस ए कंपनी को परमिशन देती है व्यापार करने के लिए। सपोज करो इसने व्यापार करने के लिए इंडिया की परमिशन दिया, सही। तो अब बच्चों ये ए नाम की कंपनी किस देश के साथ व्यापार करेगी? बोलिए, अरे बोलो, Yes, कहाँ sir. व्यापार करेगी? इंडिया के इंडिया साथ। में, राइट। इंडिया के साथ व्यापार करेगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का केवल कितना सा रोल हो जाता है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये गवर्नमेंट टैक्स लेगी इस कंपनी से, सही। परंतु ये ए नाम की कंपनी यहाँ पर इंडिया के लिए जो भी फैसले लेने होंगे वो बिल्कुल फ्रीली ले सकती है। समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो Yes, sir. बच्चों, Yes, sir. सही। अब तुम्हारे हिसाब से कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर रहेगी भारत में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉइंट स्टॉक? बोलिए। Private, sir. प्राइवेट। प्राइवेट यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसीलिए sir. बच्चों याद रखना, आप लोग सुनिए जरा, मैं आपका एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग एग्जांपल से। हाँ ठीक है बच्चों, मैं सर। एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। यहाँ पर जो एक गवर्नमेंट कंपनी आएगी उसका नाम होगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटिश East India. ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अगर आप लोग को एग्जाम्पल बनाना हो तो मुझे लगता है आप लोग एग्जाम्पल भी यहाँ से बना सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक राजकीय कंपनी थी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी किसका टाइप था बच्चों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, सही। इसीलिए बच्चों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारण बना, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हुआ करते थे, अगर उन्हें भारत में कोई भी फैसला लेना पड़े तो वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाया करते थे। और गवर्नमेंट बैठी है फ्रांस में, सही। और बच्चों कहीं की भी गवर्नमेंट हो, लेट लतीफी हमेशा करेगी। अब बताओ, फ्रांसीसी यहाँ पर गवर्नर से मांगेंगे सारे ऑर्डर, या फिर सॉरी गवर्नमेंट से सारे ऑर्डर मांगेंगे, तो उनको ऑर्डर मिलने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो यहाँ पर ये फ्रीली काम कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए इनका काम ज्यादा बेहतर होगा इस कंपनी के मुकाबले। इस वजह से जब ये दोनों कंपनियां आमने सामने टकराएंगी बच्चों, जब ये दोनों कंपनियां भारत में वर्चस्व बढ़ाने के लिए लड़ेंगी आपस में, तब उस समय पर एक पॉइंट ये भी बनेगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कमजोर थी क्योंकि वो एक राजकीय कंपनी थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए ताकतवर थी क्योंकि वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का एग्जाम्पल थी। बोलो यस या नो? अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिख लो। इन यूरोप there were two types of companies. यूरोप में कंपनी के दो प्रकार थे, कंपनी के दो प्रकार थे। फर्स्ट,
फर्स्ट, गवर्नमेंट हैंडल्ड कंपनी, पहला राजकीय कंपनी, और दूसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी। हिंदी में भी सेम है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। हिंदी में सेम है सर। हाँ जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है बच्चों, लिख लिया? यस सर। लिखो, this company hold by the government, इस कंपनी का कार्य का संचालन सरकार द्वारा किया जाता था। जैसे कि आप लोग के यहाँ पर BSNL है ना, वैसा ही, ठीक है। कार्य का संचालन सरकार द्वारा किया जाता था। and all the share of this company holded by the government, तथा इस कंपनी के सभी शेयर सरकार अपने पास रखती थी। लिख लिया बच्चों? बच्चों सभी ने लिख लिया है? यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हेलो, बच्चों सभी ने लिख लिया है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। सर ये जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद जो क्राउन रूल आ गया था, तो वो इसी से रिलेटेड है क्या? हाँ जी बिल्कुल, वो कंपनी से रिलेटेड है। जो ब्रिटिश नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है 1857 के रिवोल्ट के बाद भारत को छोड़ देती है, और उसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या फिर हाँ। जो ब्रिटिश महारानी है, वो यहाँ का रूल चलाती है वायसरॉय के जरिए। ठीक है। हाँ, तो मतलब फिर सर ये इसी से हम रिलेट कर सकते हैं ना कि फिर वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है क्या, प्राइवेट की नहीं जगह? नहीं, वो कंपनी ही नहीं रहती है। फिर उसके बाद हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू चलते हैं, सॉरी ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू चलते हैं। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो बिल पास होंगे उसी के जरिए हमारे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन चलाए जाएंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली फैक्ट्री कब लगी, यानी कि कब वो भारत में आई, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कब गई, तो वहां पर अलग अलग आंसर बनते हैं। ठीक है। जो गई वाला आंसर है वो 1858 के जो अधिनियम आया उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चली गई है, और यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का रूल आज से हो गया है। ठीक है। ओके सर, थैंक इस तरह से ये लिख लिया गवर्नमेंट आपने। अब लिखो जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी सर नहीं लिखा मैंने। सर एक बार इसके बाद बता दो, कंपनी के बाद मोल्डेड बाय दी। बेटा आपके बाद बहुत कम आ रही है जो भी बोल रहा है। सर मैं कह रहा हूँ होल्डेड बाय दी के बाद क्या है? हाँ, होल्डेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट लिखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी लिखो। दिस कंपनी स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट शेयर। इस कंपनी का गठन निजी शेयर द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट gave only charter to this company। गवर्नमेंट इस कंपनी को चार्टर देती है, या चार्टर मतलब बच्चों एक विशेष प्रकार का बेसिकली अधिनियम होता है, एक विशेष प्रकार का
जो उसको परमिशन देता है कहीं पर भी ट्रेड करने का, ठीक है, उसको चार्टर कहते हैं। समझ में आया? लिख लिया? हाँ, Yes. अनुमति परमिशन लिख लिया आप लोगों ने ये? यस सर। Yes, sir. लिख लीजिए बच्चों। गवर्नमेंट sir. में राजकीय कंपनी में एग्जांपल है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और जॉइंट का एग्जांपल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। लिख लिया? सर चलिए बच्चों, अभी एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको आप कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे? बताइए किस प्रकार का एग्जाम्पल बनेगी? राष्ट्रीय Private, sir. बनेगी या फिर प्राइवेट Stock. प्राइवेट बनेगी? देखिए सुनिए, यहाँ पर पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का बच्चों पुर्तगाल का एक राजा होगा जिसका नाम था मैनुअल फर्स्ट। ये मैनुअल फर्स्ट ने, मैंने आप लोगों को सेंटेंस बोल के बताया था, इस मैनुअल फर्स्ट ने क्या काम किया? जो पुर्तगाल का राजा हुआ करता था उस समय पर, इसने पेड्रो अल्वारेज को 1200 लोगों के साथ 200 जंगी जहाज का बेड़ा भारत में भेज दिया। सही। अब ये जो जंगी जहाज का बेड़ा है जिसमें 1200 लोग हैं, जो वहां के राजा ने भेजा है, ये अरेबियन सी में आके ठहरा हुआ है, ठीक है, अरब सागर में ठहरा हुआ है। यानी इसका मतलब यहाँ पर एक कंपनी को स्टैब्लिश किया गया और स्टैब्लिश करने के बाद जो यहाँ का मैनुअल फर्स्ट जो राजा था, इसने इस कंपनी को बनाकर कुछ लोगों को भारत में भेज दिया। अब इसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया जाएगा भारत में और कुछ गवर्नर्स नियुक्त किए जाएंगे और वे गवर्नर बच्चों आज से गवर्नमेंट के तहत काम करेंगे, यानी राजा के कहने के तहत काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने आप लोगों को बताई, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हुई? बोलिए सर, क्वेश्चन एक बार किस फिर से प्रकार का example? हाँ जी, दोबारा सुनिए। जो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है बच्चों, ये मैनुअल फर्स्ट यानी कि जो पुर्तगाल का राजा था वो यहाँ पर इसको बनाता है और बनाने के बाद पेड्रो अल्वारेज को यहाँ पर भेजता है, जो कि 1200 लोगों के साथ तो 200 जंगी जहाज के साथ अरेबियन सी में ठहरता है आकर, ठीक है। तो ये मैनुअल फर्स्ट यहाँ पर इसको बना रहा है और साथ ही साथ मैनुअल फर्स्ट एक बच्चों यहाँ पे घोषणा करता है कि आज से मैं हूँ भारत का या फिर पालनहार या फिर सम्राट या फिर उसको उसकी रक्षा करने वाला, यानी कि भारत की रक्षा करने वाले मैनुअल फर्स्ट अपने आप को कहता है। इसलिए इस कंपनी एक कहूंगा मैं कि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी के रूप में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ओके सर। 1503 में इन्होंने सबसे अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है। और फैक्ट्री क्या होता है, इस वर्ड को भी आप लोग समझ लेना, फिर आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों क्या होता था कि जैसे ये इंडिया है, अब ये लोग इधर की तरफ व्यापार करते हैं, इस हिस्से में, ये ईस्ट का हिस्सा है, वेस्ट का हिस्सा, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। अब बच्चों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनकी सेना यहाँ पर ठहरी हुई है अरेबियन सी में, ठीक है। अब ये अपनी फैक्ट्री लगाएंगे अंदर की तरफ, और फैक्ट्री लगाने का मतलब जरा आप लोग ध्यान से समझना क्या होगा, केवल फैक्ट्री लगाने का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। ये फैक्ट्री अपनी बच्चों किसी नदी या समुद्र के किनारे पर लगाएंगे। इस फैक्ट्री में होगा क्या, यहाँ से जितना भी कच्चा माल खरीदेंगे भारत से, ये कच्चे माल को स्टोर करेंगे एक फैक्ट्री में, सही। और जब यहाँ पर पुर्तगालियों का जहाज आएगा तो उस जहाज में इस माल को लोड किया जाएगा और कहाँ भेज दिया जाएगा? पुर्तगाल भेज दिया जाएगा, सही। तो फैक्ट्री का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? यहाँ पर फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है बच्चों कि ये लोग किसी नई चीज का आविष्कार या प्रोडक्शन करेंगे भारत में। यहाँ पर फैक्ट्री का मतलब केवल इतना सा है कि ये लोग बच्चों इसको एक स्टोर रूम की भांति इसका उपयोग करेंगे और माल यहाँ पर स्टोर होने के बाद कहाँ जाएगा? यूरोप जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री का मतलब प्रोडक्शन से मत समझना आप लोग अभी, ठीक है बच्चों। सर। अब इस गोडाउन की रक्षा करने के लिए भी कोई चाहिए, या इस गोडाउन में ढंग से कोई काम हो सके बच्चों, इसके लिए भी कोई चाहिए। तो यहाँ पर जी हेलो, पूछो जी पूछो, आवाज आ रही है मुझे। सर रिपीट करना एक बार आपने। बच्चे फैक्ट्री का मतलब केवल और केवल यहाँ पर एक गोडाउन से है, फैक्ट्री का मतलब केवल यहाँ पर एक स्टोर रूम से है, सही।
ये अपने कच्चे माल को यहाँ स्टोर करते थे और जब इनकी एक नाव आएगी तो उस माल को लोड कर दिया जाएगा नाव पर और ये नाव उस माल को यूरोप लेकर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी का मतलब केवल इसके लिए है, गोडाउन से है। यानी किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलें आगे। यस सर। देखिए सुनिए, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कुछ कुछ होता है, देखिए कि नहीं? कुछ नहीं कुछ सर। होता है एक मूवी। नो सर, यही नहीं देखी और सब देखी है। सर देखी है अलमेदा। अच्छा, तो किस किसने देखे, नाम बताओ जरा। सर देखिए। सर सृष्टि। सृष्टि ने देखी है। सृष्टि नहीं देखी सृष्टि है ने बस। कुछ कुछ देखी है। अब नाम के टाइम पे कोई नहीं बोलता। अरे आपस में नहीं लड़ना है। सर हमने देखी नहीं तो हम कैसे बोलें, देखी नहीं। अरे मैं कह रहा आपस में कमेंट नहीं करने, केवल अपने बारे में बात करो, ठीक है? यस सर। वैसे भी दूसरे पे कमेंट करने से ना, मैंने सुना है कोरोना हो रहा है, तो इसलिए दूसरे पे कमेंट नहीं करनी। तो बच्चों, जिसने वो मूवी देखी होगी कुछ कुछ होता है, तो वहां पर आप लोगों ने एक जॉनी लीवर देखा होगा। उस जॉनी लीवर का नाम मुझे लगता है अल्मेडा था ना। तो यहाँ पर पुर्तगालियों के फर्स्ट गवर्नर का नाम अल्मेडा है। ठीक है, तो सृष्टि ने कुछ कुछ होता है, तो पता चला सृष्टि क्या क्या होता है? यस सर। मूवी देखने के बाद बहुत। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट गवर्नर का नाम था अल्मेडा, पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, लिखिए बच्चों, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, हेडिंग बना लीजिए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? यस सर। चलिए देखिए, सुनिए। इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। याद करने का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। कुछ कुछ होता है मूवी में जॉनी लीवर है, उसका नाम है अल्मेडा, तो आप लोग वहां से इसको याद कर सकते हो अल्मेडा के नाम से। ठीक है, देखिए सुनिए, 1505 से 1509 तक ये यहाँ पर रहकर गया है। अब इसने काम क्या क्या किया है, सबसे पहले वो देखते हैं हम लोग। सुनिए बच्चे, इस समय पर अगर यूरोप में देखा जाए तो यूरोप में सबसे ज्यादा पैसे वाला, सबसे ज्यादा अधिकार किसी का था, तो वो था इटली। रोम कहते थे इसको, रोमन साम्राज्य। तो यहाँ पर बच्चों इटली का सबसे बढ़िया वर्चस्व था पूरे यूरोप में। लेकिन बताओ, पुर्तगालियों को भारत का रास्ता मिला, इसका मतलब अब इटली का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा है और किसका वर्चस्व यूरोप में बढ़ने लगा है बच्चों? बोलो यहाँ से बताओ। पुर्तगालियों का। सही। अब इस बात से इटली बड़ा नाराज है, कहता सबसे पहले मैं सबसे बड़ा अमीर था, अब पुर्तगाल कैसे बन रहा है अमीर, है ना? अब तुम्हारा पड़ोसी अगर अमीर होने लग जाए तो तुमको जलन होगी कि नहीं होगी? बोलो यस या नो? होगी सर, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, होती है जलन? बड़े गंदे बच्चे हो तुम लोग। तो इसका मतलब तुमको भी जलन होगी तो अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझे अच्छा लगा है। माउंटेन ड्यू पी है इस लड़के, जो भी है। चलो आगे आओ। और यहाँ पर इटली ने क्या काम किया बच्चों? एक राजा था गुजरात का, हमारे गुजरात का, बड़ा खतरनाक राजा है, महमूद बेगड़ा। नाम भी खतरनाक है, बहुत बेकार नाम है। महमूद बेगड़ा, गुजरात का राजा। बेवड़ा है क्या सर? नहीं, बेगड़ा, ग। तो बच्चों यहाँ पर इसका नाम था महमूद बेगड़ा। सही, गुजरात का राजा था ये। तो इस इटली ने क्या काम किया, इस गुजरात के राजा को, महमूद बेगड़ा को कहा कि देखो महमूद बेगड़ा, तुम हमारे एक बढ़िया दोस्त हो, और अगर तुमने इन पुर्तगालियों को भारत से बाहर भगा दिया या इनको परेशान करना शुरू कर दिया, तो एक दिन पुर्तगाली भारत से बाहर जाएंगे तो इटली वाले भारत में आएंगे। सही, तो हम तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा व्यापार करेंगे और कुछ मुनाफे का हिस्सा, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा तुमको देंगे।
सही। अब बताओ महमूद बेगड़ा के लिए बढ़िया डील थी कि नहीं इसकी वाली, बोलो यस बच्चों। सर, तो महमूद बेगड़ा किसका साथ देगा? इटली का, इटली का। सही। अब भाई साहब इसने ऐसा ही किया, यहाँ पर एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चोल, चोल का युद्ध 1508 में हुआ था, 1508 में। इसमें एक तरफ था ट्रायो, इटली था, इटली की मदद कर रहा था टर्की, और इन दोनों की मदद कर रहा था महमूद बेगड़ा, गुजरात का राजा। और एक तरफ था बच्चों इसी अल्मेडा का खुद का लड़का, कौन? बस इस अल्मेडा ने लेंस लगा लिया था, लेंसिस्को डी अल्मेडा। ये लड़का था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, लेंसिस्को डी अल्मेडा, सही। बच्चों इन चारों के बीच में हुआ, और यहाँ महमूद बेगड़ा एक तरफ से, लेंसिस्को डी अल्मेडा था। यहाँ पर ये महमूद बेगड़ा ने लेंसिस्को डी अल्मेडा को पकड़ा, पकड़ने के बाद इसको मारा और उसका दिल निकाल के खा गया, सही। इसका मतलब लेंसिस्को डी अल्मेडा मारा गया, और कौन जीत गया है यहाँ पर? इटली, टर्की और महमूद बेगड़ा, सही। यहाँ पर महमूद बेगड़ा ने बड़ा परेशान किया अल्मेडा को, इसके खुद के लड़के को मार दिया है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के लड़के को। अब बताओ इसका जो पिता होगा, लेंसिस्को डी अल्मेडा का पिता कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो जाहिर सी बात है वो इन तीनों से बदला लेगा कि नहीं लेगा अपने लड़के की मौत का, बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। सही बच्चों, लेकिन ये इतना डरपोक था, इसने बदला तो नहीं लिया। ये इन तीनों के पास गया और जाकर कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे चुपचाप यहाँ पर व्यापार करने दो, मैं यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ, दूसरा मुझे कोई काम नहीं है भाई पाने का। तो यहाँ पर एक ट्रीटी हुई बच्चों जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति हुई। अल्मेडा ने कहा कि मैं चुपचाप व्यापार करने आया हूँ, मुझे बस व्यापार करने दो, मैं भारत पर कभी हमला नहीं करूंगा, और साथ ही साथ में टर्की को भी कभी कुछ नहीं कहूंगा, ना ही इटली को कभी कुछ कहूंगा, मैं केवल यहाँ से व्यापार सामान खरीदूंगा, सामान खरीद कर कहाँ भेजूंगा? यूरोप भेजूंगा, राइट, ऐसा इन्होंने कहा। अब बताओ ये अल्मेडा जो है अपने लड़के की मृत्यु का इसको बदला लेना चाहिए था, परंतु क्या इसने बदला लिया? बोलो यस कि नो? नो सर। नो सर, नहीं लिया। इसने तो यहाँ पर एक संधि कर ली है, परंतु बच्चों ये डरपोक नहीं था, ये दिमागदार था। इसने 1 साल इस संधि को किया, राइट। अब इन तीनों को लगने लगा कि अल्मेडा कमजोर है, इस वजह से वो संधि कर बैठा है हमारे साथ, ठीक है, परंतु ऐसा था नहीं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपने दुश्मन को कमजोर समझने की, और इन्होंने यहाँ पर यही किया है, सही। अब इन तीनों ने अपने दुश्मन को कमजोर समझा, और इस 1 साल में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पुर्तगाल से भारत में अपनी सेना बुला ली, सही। अब बताओ अरेबियन सी में इसकी सेना बेहद ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। सही। अब भाई साहब दोबारा से एक युद्ध हुआ 1509 में, और 1509 में जब एक युद्ध हुआ तो आपने नाम सुना होगा, दमन एंड दीव, नाम सुना है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो वो इसके किनारे पर हुआ था, तो इसलिए इसको बोला गया बैटल ऑफ ड्यू, ड्यू का युद्ध। तो बच्चों यहाँ पर ड्यू का युद्ध हुआ 1509 में, और इसमें एक तरफ फिर से वही ट्रायो था, इटली, टर्की, महमूद बेगड़ा, और दूसरी तरफ था बच्चों इस बार खुद ब खुद गवर्नर आया था लड़ने के लिए, एक पिता आया था अपनी लड़के की मौत का बदला लेने के लिए, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और यहाँ पर इसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपने लड़के की मौत का बदला लिया, इस युद्ध को जीता, और टर्की, इटली, महमूद बेगड़ा को बुरी तरीके से हरा दिया, सही। इतना बुरी तरीके से हराया कि इटली अगली बार बच्चों भारत पर हमला या फिर व्यापार करने तक की सोचेगा भी नहीं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत बच्चों इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये था पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लिखिए इसको,
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लिखिए। He was the first Portuguese governor. He was the first Portuguese governor in India. यह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। यह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। So he was the founder. So he was the founder of Portuguese power in India. अतः यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था। अतः यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था। पावर इन इंडिया। अतः यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। आगे लिखिए। He was the father of blue water policy. यह शांत जल की नीति का जनक था। He was the father of blue water policy. यह शांत जल की नीति का जनक था। लिख लिया बच्चों? यस सर। अब लिखो बैटल ऑफ चोल 1508। बैटल ऑफ चोल 1508। सर एक बार हिंदी में दोबारा रिपीट करना सर, लास्ट वाले। यह शांत जल की नीति का जनक था। यह शांत जल की नीति का जनक था। ओके सर, थैंक यू सर। लिख लिया बच्चों सभी ने बैटल ऑफ चोल? यस सर। यस सर। चलिए अगला लिखिए बैटल ऑफ ड्यू। ड्यू का युद्ध। पंद्रह सौ नौ में हुआ था ये। इसमें एक तरफ था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और दूसरी तरफ था ये ट्रायो इटली टर्की महमूद बेगड़ा। ये इसमें जीत जाएंगे, ये हार जाएंगे। ये भी लिखो बैटल ऑफ ड्यू, दमन एंड ड्यू वाला ड्यू। 1509 वाह होता है सर। जी दीव है सर या दीव? ड्यू ड्यू दमन एंड ड्यू बोलते हो ना आप उसको? माउंटेन ड्यू वाला। अच्छा माउंटेन ड्यू ड्यू होता है वो ड्यू, ये ड्यू है। ड्यू नहीं, DIU ड्यू ड्यू। माउंटेन ड्यू वाला लिख लो। इटली टर्की महमूद बेगड़ा और दूसरी तरफ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जीत जाएगा, इटली टर्की महमूद बेगड़ा हार जाएगा। ठीक है, ट्रायो हार जाएगा और ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जीत जाएगा। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलो बच्चों, अब यहाँ इसका कार्यकाल खत्म हुआ। देखो ये कब तक रहने वाला है भारत में? 1509। 9 तक। अब इसके बाद एक नया गवर्नर आएगा। नए गवर्नर का भी नाम तुम लोग याद कर सकते हो। तुम लोगों ने एक एड देखा होगा स्लाइस का। देखा एड स्लाइस का?
यस सर। यस सर। तो उसमें बच्चों एक आम आता है, यस सर, अल्फोंसो अल्फांसो। नाम। 500। तो यहाँ पर मैंने भी ये लिख दिया, देखो, अल्फोंसो डी Yes, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क, यस सर। ये बच्चों अगले गवर्नर का नाम, ये आया यहाँ पर 1509 से 1515। ठीक है, अब ये बहुत सारा काम करेगा आप लोगों के लिए। ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो था बच्चों, ये काफी बढ़िया गवर्नर हुआ पुर्तगालियों के लिहाज से। अगर देखा जाए तो इसने केवल और केवल अरेबियन सी में अपना वर्चस्व नहीं रखा, इसने भारत के अंदरूनी इलाकों को भी जीतना शुरू कर दिया। अब ये क्या काम करेगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क बच्चों, इसने 1510 में गोवा को बीजापुर से जीत लिया, यानी बीजापुर पर इसने अटैक किया और इसने गोवा को अपने हिस्से में ले लिया। अब 1510 में गोवा किसके हाथ में चला गया? पुर्तगालियों के हाथ में चला गया। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। सही। यहाँ पर इसने बच्चों गोवा को 1510 में जीता और पुर्तगालियों के हाथ में चला गया। तो देखो कितना दिमागदार था ये व्यक्ति। इसने कहा कि अगर मुझे गोवा को हमेशा के लिए जीतना है, अगर किसी देश को हमेशा के लिए जीतना है तो कल्चर से गुलाम बना दो उसको। सही, यानी अपनी संस्कृति उस देश में फैला दो तो वो हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। सही। जैसे बच्चों आपका जो ज्यादातर जो बुक्स है या फिर जो आप लोग को इतिहास के बारे में ज्यादातर बताया जाता है वो अंग्रेजों से प्रेरित होकर ज्यादातर बताया जाता है। सही, क्योंकि शिक्षा प्रणाली उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को दी है और उनको शिक्षा प्रणाली जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि भारत में एजुकेशन किस प्रकार से फैला, तब उसमें अंग्रेजों के बहुत गलत मतलब निकाले गए। सही, अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली को केवल और केवल अपने फायदे के लिए फैलाया है ताकि उनका बढ़िया से विकास हो सके भारत में। ठीक है, खैर वो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर अल्फोंसो कह रहा था कि अगर गोवा को गुलाम बनाना है तो कल्चर फैलाओ गोवा में, और कल्चर फैलाने का एक बहुत बढ़िया तरीका इसने निकाला। अब सुनिए आप लोग जरा ध्यान से। अगर बच्चों गोवा में अपनी कल्चर को फैलाना था तो पुर्तगाल से कुछ लोगों को गोवा ले आए हम, और गोवा ले जाने के बाद इन्हें गोवा में बसा दे तो जाहिर सी बात है कुछ सालों बाद अब लोग यहाँ पर घुल मिलकर रहेंगे तो पुर्तगाल वाले अपनी कल्चर को गोवा में फैला पाएंगे कि नहीं फैला पाएंगे? सबसे पहला तरीका बोलो यस या नो? यस यस सर। सर। लेकिन बच्चों इसके लिए नए लोगों को पुर्तगाल से कहां पर लाना पड़ेगा? गोवा में लाना गोवा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए महंगा पड़ेगा। अब यहाँ पर इस अल्फोंसो के पास पहले से सेना है, जो सेना कहां से आई है? पुर्तगाल से आई है। भाई, तो यहाँ पर इसने इसी का यूज करते हुए एक ऑर्डर निकाल दिया, और ऑर्डर में क्या कहा गया? अल्फोंसो ने कहा कि यहाँ पर मेरे जितने भी सैनिक हैं वो सभी भारतीय महिला से शादी करेंगे। सही, और भारतीय महिला से जब वे शादी करेंगे तो बताओ कल्चर का आदान प्रदान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा लड़की किसकी कल्चर को अडॉप्ट करेगी? बोलो? पोर्चुगीज। पोर्चुगीज की। सही, और यहाँ पर आगे ध्यान दो, जब इनका बेबी होगा, जब बच्चा होगा इनका बच्चों, तो यहाँ पर वो लड़का अगर हुआ, यानी कि लड़का लड़की भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लड़का हुआ तो उसे कौन सी कल्चर में बनाया जाएगा? पोर्चुगीज। बोलो यस या नो? यस सर। सही। अब यहाँ पर इसने ये ऑर्डर निकाल दिया कि जितने भी सैनिक होंगे वो सभी किस महिला से शादी करेंगे? भारतीय महिला से। लेकिन यार भारतीय महिला इनसे शादी क्यों करेगी? पहली तो बात, इनके पास फेयर एंड लवली है कि नहीं? यस ये गोरे सर। हैं और हम तो बचपन वाले मतलब सांवले टाइप के हैं ना। अब भैया ये है गोरे, तो पहली तो बात गोरे की पर्सनैलिटी अलग होती है। दूसरी बात बच्चों ध्यान से सुनो, ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सैनिक कहेंगे कि देखो तुम्हारे यहाँ सती है, अगर तुम किसी लड़के से शादी करती हो, हिंदू लड़के से, और वो बीच रास्ते में टपक गया तो तुम्हें सती होना पड़ेगा, तुमको जिंदा जलना पड़ेगा, और जिंदा जलने में बड़ा दर्द होता है। सही, तो ये कहता है कि हमारे यहाँ सतीवती नहीं है। सही, अगर बाई चांस में टपक गया बीच में तो बिल्कुल मत घबराओ, किसी और को ढूंढ लो। सही, यानी यहाँ पर लड़की को ऑप्शन दे रहे थे कि अगर तुम यहाँ जाओगी सती होना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे से शादी करोगी तो तुमको सती नहीं होना पड़ेगा। अगर मैं मर गया तो दूसरे लड़के को ढूंढ लेना।
ठीक है। अब बताओ इस लड़की के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन कहाँ लग रहा है आप लोगों को? पोर्तुगीज के पास। बोलो बच्चों। पोर्तुगीज के पास। तो यहाँ की महिलाओं ने इस समय पर पोर्तुगीज लड़कों को पसंद किया, और पोर्तुगीज लड़कों को जब पसंद किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कल्चर हमेशा किसकी होगी? पुर्तगाल की। तो इसलिए बच्चों गोवा में आप लोग सबसे ज्यादा देखते होंगे पुर्तगालियों की कल्चर आज भी आप लोगों को देखने को मिल जाती होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। बोलो। नो सर। अब यहाँ पर बच्चों गोवा में सबसे ज्यादा रहता था हिंदू समाज, तो इसलिए अल्फांसो ने हिंदुओं को खुश करने के लिए, कुछ व्यक्तियों को, महिलाओं को खुश करने के लिए एक काम और किया। इसने क्या काम किया? सती सिस्टम पर बैन कर दिया। ठीक है, कहां से बैन कर दिया? गोवा से। तो अल्फांसो ने बच्चों गोवा को जीता 1510 में। उसके बाद ऑर्डर निकाला कि यहाँ पर जो मेरे सैनिक होंगे वो हिंदू लड़कों से शादी करेंगे। तीसरा ऑर्डर इसने क्या निकाला? सती सिस्टम को बैन करने का। लिखिए बच्चों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515। से 1515। लिखिए, he was the real founder of Portuguese power in India। यह पुर्तगाली शक्ति का भारत में, यह पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक था। अब बच्चों अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाउंडर कौन है पुर्तगालियों का भारत में, तो क्या बताओगे आप लोग? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए रियल फाउंडर कौन है, तो क्या बताओगे आप लोग? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसको रियल फाउंडर इसलिए बोला गया, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। इसको रियल फाउंडर बच्चों इसलिए बोला गया क्योंकि इसने भारत में रहकर पुर्तगालियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, यस सर। लिख लिया सभी ने? आगे लिखिए। इन 1510 1510 में he won the area of Goa from बीजापुर। 1510 में इसने बीजापुर से गोवा को जीता। गोवा को जीता। एरिया ऑफ गोवा फ्रॉम बीजापुर। इसने बीजापुर से गोवा के क्षेत्र को 1510 में जीता। 1510 में जीता। लिख लिया? बीजापुर का आगे लिखो। बीजापुर बच्चे साम्राज्य का नाम हुआ करता था। एक साम्राज्य का नाम हुआ करता था। इसके अंदर में बहुत सारे जो एरिया से वे आया करते थे। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखिए बच्चों। He banned the sati system from गोवा। इसने गोवा में सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त किया। इसने गोवा में सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त किया। सती तो सभी को पता ही होगा क्या है ना? यस सर। चलिए, इस वजह से इसको क्या बोला गया? रियल फाउंडर बोला गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। देखो इन्होंने गोवा को कब जीता है? 1510 में, और ये गोवा से गए हैं 1962 में। 1962 में गोवा को छोड़कर गए हैं। देखो कितने लंबे टाइम तक गोवा में रहे हैं लोग। ठीक है बच्चों, चलो अब सती के ऊपर बात आई है तो एक तुम लोग को क्वेश्चन करवा देता हूँ सती के ऊपर में। नोट बना लो, NOTE नोट, फिर डब्बा बना लेना इसमें, नोट। सर सती सिस्टम को बैन करने का कोई पर्टिकुलर ईयर है कि किस ईयर में किया था? मतलब
अभी तो बहुत टाइम जैसे गोवा को जीतता है, जैसे- जैसे गोवा को जीतता है, जैसे गोवा को जीतता है तो बैन कर देता है। इसी के बारे में पूछ रहे हो ना अल्फांसो बारे में? यस सर। हाँ हाँ हाँ, जैसे गोवा को जीतता है एकदम बैन कर देता है। ठीक है, ओके सर। देखिए सुनिए, सती सिस्टम में बच्चों आप लोगों के यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए सबसे पहला, मैंने आप लोगों को बताया था कि इतिहास को पढ़ने के हम लोगों के पास 3 एविडेंस है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, रिटर्न एविडेंस और इंस्क्रिप्शन बेस्ड एविडेंस। मैंने बताया था ना आप लोगों को, फर्स्ट क्लास में बताता हूँ ये बात। यस सर। सती सिस्टम में भी बच्चों आप लोगों से 3 क्वेश्चन बनाएगा। पहला, सती सिस्टम के सबसे पहले आर्कोलॉजिकल एविडेंस कहां से मिले हैं। दूसरा, सती सिस्टम के रिटर्न एविडेंस कहां से मिले हैं। तीसरा, सती सिस्टम के इंस्क्रिप्शन एविडेंस कहां से मिले हैं। सही, ये 3 क्वेश्चन है। आर्कोलॉजिकल बोलते हैं पुरातत्व, रिटर्न बोलते हैं लिखित और इंस्क्रिप्शन बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, तो सुनिए बच्चों, आर्कोलॉजिकल देखा जाए तो बच्चों जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल का खोज हुआ, तो लोथल में हमें सबसे पहले सती सिस्टम के एविडेंस मिले। इसमें जोड़ों को दफनाया गया था, मतलब महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। ठीक है, ये था लोथल। दूसरा, कालीबंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जगह है कालीबंगा, वहां पर भी हम लोगों को कपल देखने को मिले हैं, यानी कि ऐसे कुछ अवशेष देखने को मिले हैं जिसमें लड़का लड़की को एक साथ दफनाया गया है। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस सबसे पहले हम लोगों को कहां से मिले, लोथल से और कालीबंगा। ठीक है बच्चों, बोलो सर, ये इतने मिले थे ना, क्योंकि सर ये तो ऐसा हो सकता है ना कि क्या पता दोनों बीमार पड़ गए हो या दोनों की एक साथ हो गई होगी डेथ। बच्चे ऐसा था कि आर्कोलॉजिकल विभाग ने भारत के इसे सती सिस्टम माना है। ठीक है, अच्छा, हाँ जी। अब आइए रिटर्न में, लिखित में अवशेष। अब यहाँ पर लिखित में अवशेष देखा जाए बच्चों तो महाभारत में हम लोग को लिखित रूप में सती का एविडेंस मिलता है। ठीक है, थर्ड पोर्शन पे आइए बच्चों, ये बढ़िया एक क्वेश्चन आप लोगों का। इंस्क्रिप्शन ऐसा कौन सा है जिसमें सती सिस्टम के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों एक है इंस्क्रिप्शन एरन अभिलेख, एरन इंस्क्रिप्शन है। ये हमें सबसे पहले सती के बारे में बताता है। ठीक है, ये एक राजा है गुप्ता डायनेस्टी का, भानुगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी, इसने लिखवाया था। ठीक है, तो हमें पता चला कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सती सिस्टम का आर्कोलॉजिकल एविडेंस कहां से मिलता है तो लोथल से सबसे पहला मिलता है, दूसरे नंबर पे कालीबंगा से मिलता है। रिटर्न एविडेंस में सबसे पहला एविडेंस कौन सा है तो महाभारत है। तीसरा इंस्क्रिप्शन एविडेंस कौन सा है तो बच्चों एरन इंस्क्रिप्शन, एरन अभिलेख है, जो कि भानुगुप्त लिखवाता है। कौन सी डायनेस्टी का है, गुप्ता डायनेस्टी का है। ठीक है बच्चों, और बोलो ये पता चला। अब नेक्स्ट लिखिए, इसके नीचे लिखिए बच्चों कि भारत में सती सिस्टम को बैन किसने किया है। लिखिए सर ये थर्ड वाला क्या है, ये थर्ड वाला है इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, और इंस्क्रिप्शन का नाम है एरन इंस्क्रिप्शन, एरन अभिलेख। एक राजा है जिसने इस अभिलेख को लिखवाया है, उसका नाम है भानुगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी का राजा है। लिख लिया? यस सर। चलिए अब लिखिए बच्चों किसने बैन किया है सती सिस्टम को। ठीक है सर, इसमें भानुगुप्त ने क्या किया था? ये अभिलेख लिखवाया था, एरन अभिलेख, जिसमें सती सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी महिलाओं की कहानी भी है इसमें जो सती हो जा रही है। ठीक है, अच्छा एक मुझे बात बताओ, सुनो बच्चों। यस सर। अच्छा, एक किताब मैंने तुम लोगों को बताई होगी जिसमें कुछ महिलाएं जल के मर जाती हैं, है ना? कौन सी बुक थी वो? पद्मावती। 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 अच्छा अच्छा,
बड़े गंदे बच्चे हो तुम लोग, नालायक हो एक नंबर। सर नहीं बताइए आप लोग। ऑप्शन दे दो सर, बता दो। हाँ चलो ऑप्शन सुन लो। देवी चंद्रगुप्तम एक बुक है, दूसरी है पद्मावत, तीसरी है गाथा सप्तशती, चौथी है नन ऑफ दीज। अब बताओ। थर्ड वन है सर, गाथा सप्तशती। सी है सर। ये गाथा सप्तशती बताई थी कि नहीं मैंने तुम लोगों को? यस सर, यस सर। यस सर। इतने गंदे बच्चे हो तुम लोग, अब यस सर कर रहे हो। बता दिया गाथा सर। सप्तशती में उसकी कहानी बताई थी ना, 7 जो लड़की जो सती हो जाती है ना। यस सर, भूल गए, सॉरी। अरे म्यूट कर लो। हाँ लिखो उसमें कौन कौन बैन करता है, लिखो बच्चों कौन कौन बैन करता है इसको, सती सिस्टम को। सबसे पहले है एक राजा मोहम्मद बिन तुगलक जो इसको बैन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक। लिख लिया? यस सर। दूसरा राजा लिखो बच्चों, अकबर, जो सती सिस्टम को बैन करता है। सर सही से लिखवा दो सर। सही से लिखवा दूं क्या? सर इनकी डेट्स भी बच्चों लिखवा हेडिंग, दोगे प्लीज? नहीं 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 नहीं, अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब आप लोग वहां पे इसको पढ़ेंगे। अभी केवल मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सती सिस्टम का, उसमें आप लाइन से लिख लो किस कौन कौन बैन करता है, ठीक है? फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम लोग आंसर बनाएंगे। लिखो बच्चों, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहला राजा जो इसको बैन कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरे नंबर पे है अकबर, अकबर जो इसको बैन करता है। तीसरे नंबर पर लिखो बच्चों, थर्ड पर औरंगजेब। सर थर्ड नंबर पे कौन है, एक बार दोबारा रिपीट करना। औरंगजेब। फोर्थ पे लिखो इसका नाम, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। क्या सर? फोर्थ पर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो अभी आपको गवर्नर पढ़ा है पोर्तुगीज, सती सिस्टम को बैन करता है गोवा में। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट लिखो, फिर अगला लिखो इसमें, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, इसमें लिखो बाय द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की सहायता से। लिख लिया? सर यस जी सर फिरोज शाह तुगलक भी तो था ना सर? बच्चे, फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाया होगा ना मैंने आप लोगों को। हाँ जी सर। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सती सिस्टम को बैन किया होगा, ये भी लिखवाया होगा, मतलब जिस बैच को पढ़ाया है उसमें मैंने लिखवाया ये वाला, ठीक है? तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला राजा है जो सती सिस्टम को बैन कर रहा है। लिख लिया आप लोगों ने? और फिरोज शाह तुगलक तो वैसे भी कट्टर था बहुत ज्यादा। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने ये? यस सर। यस तो सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो, आंसर बनाओ फिर। सबसे पहले आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने, सबसे पहले बच्चों, आर्कोलॉजिकल मतलब पुरातत्व विभाग ने सती सिस्टम के एविडेंस कहां से खोजे? आंसर बताओ। सर लोथल। लोथल कालीबंगा। लोथल, ठीक है? सबसे पहले पूछ रहा हूं तो आप लोगों को आंसर बनाना है क्या? लोथल। लोथल, क्योंकि लोथल पहले मिला है, कालीबंगा बाद में मिला, कालीबंगा बाद ठीक है? में। इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पे लोथल लिखा जाए। दूसरा बताइए, सती सिस्टम के सबसे पहले रिटर्न एविडेंस कौन सी पुस्तक से मिलते हैं? महाभारत। सती सिस्टम से रिलेटेड एरन अभिलेख कौन सी डायनेस्टी के राजा ने लिखवाया है? गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी। किस राजा ने लिखवाया है? भानुगुप्त। भानुगुप्त ने। इंस्क्रिप्शन एविडेंस सबसे पहला जो सती के बारे में बताता है
कौन सा है वो? एरेन तो ये तो 3 क्वेश्चन आप लोग के बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे आइए। सती सिस्टम को मिडिवल हिस्ट्री में बैन करने वाला सबसे पहले सुल्तान का नाम बताओ। आंसर बताओ। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद सबसे पहले किस डायनेस्टी के राजा ने सती सिस्टम को बैन किया? डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। अगला सुनिए, पहला मुगल कौन सा था जो सती सिस्टम को बैन करता है? अकबर। अकबर। सही, क्योंकि बाबर के बाद बच्चों मुगल शुरू हो जाते हैं। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मुगल शुरू हो जाएंगे। तो पहला मुगल कौन हुआ बच्चों? अकबर। ठीक है, ये आंसर बना लिया आप लोगों ने। अब सुनिए, पहला यूरोपियन जिसने सती सिस्टम को बैन किया, बताइए आंसर। अल्फांसो दे अल्बुकर। कहाँ से बैन किया इसने? गोवा। ठीक है, अब आगे सुनिए बच्चों, पहला ब्रिटिशर जिसने सती सिस्टम को बैन किया? विलियम बेंटिक। किसकी सहायता से किया बच्चों? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय की सहायता से। ठीक है, अब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जब मैं आप लोगों को रिफॉर्म्स पढ़ाऊंगा, तो वहां पे सती सिस्टम दोबारा से आएगा। ठीक है, ये तो मैं आप लोग ताकि क्वेश्चन आप लोग बना सके सती सिस्टम के, इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर ये लिखा दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, थैंक यू। सर स्लेव डायनेस्टी का क्या बताया था आपने? हाँ जी, स्लेव डायनेस्टी का बताया था ना कुछ, वो क्या बताया? स्लेव नहीं बताया बच्चे, तुगलक बताया था, तुगलक। ओके। ये हो गया ये। ठीक है, तो मैं अभी तक आप लोगों को 2 पुर्तगाली गवर्नर पढ़ा चुका हूँ। वापस पुर्तगालियों पे आ जाओ। मैं आप लोगों को अभी तक 2 पुर्तगाली गवर्नर पढ़ा चुका हूँ बच्चों। एक का नाम था हमारा अल्मेडा और एक का नाम था अबुकर। ये अल्फेंसो नाम था। ठीक है, अब आ जाओ नीनो डी कूना पे। ये 1529 में यहाँ का गवर्नर बना और इसने बच्चों 1530 में क्या काम किया? गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। सही, इसका मतलब बच्चों जो यहाँ पर अल्बुकर्क ने 1510 में जिस क्षेत्र गोवा को जीता था, उस क्षेत्र को 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाता है नीनो डी कूना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। लिखो। लिख लिया? यस सर। देखो सुनो, अब मैंने तीनों एक जगह क्यों लिखे हैं, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। अल्मेडा बच्चों भारत में रहा 1505 से 1509 तक। कितने साल रहा है टोटल? 4 साल। ये अल्बुकर्क बच्चों 1509 से 1515 तक भारत में रहता है। कितने साल रहा है टोटल? 6 साल। ये 1529-31 से भी आगे रहेगा फिर दोबारा से। ठीक है, लगभग 3 साल लगभग। ठीक है, अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पुर्तगीज गवर्नर का भारत में कार्यकाल कितने साल का हुआ करता था, जैसे कि आपके राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, आपके राज्यपाल का कार्यकाल आप ही बताना मुझे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका कुछ कार्यकाल होता है। ऐसे बच्चों यहाँ पर ये पूछना चाहता है कि पुर्तगालियों का कितना कार्यकाल हुआ करता था भारत में, पुर्तगाली गवर्नर का? 3 साल। आप लोगों के लिए 4 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल। आंसर बताओ बच्चों। 6 साल। तो यहाँ पर जरा आप लोग ध्यान से सुनो, ये 1505 से 1509 तक रहा है। ठीक है, याद करो 1508 में इसके लड़के की डेथ हो गई है। अभी अपने लड़के की डेथ की वजह से बच्चों 1 साल का एक्सटेंड लेता है और 1509 तक, इसका मतलब 1508 तक कार्यकाल था, 1509 तक रहकर गया है, 3 साल का था। फिर ये 1509 से 1515 तक रहता है, 3 साल का 2 बार कार्यकाल पूरा किया है।
ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों पुर्तगाली गवर्नर्स का ऑफिशियल जो टेन्योर था वो कितने साल का था? 3 साल। 3 साल। 3 साल, 3 years का, ठीक है। समझ देखो आया, the official tenure of Portuguese governor, the official tenure of Portuguese governor in India was 3 years. भारत में पुर्तगाली गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का था। भारत में पुर्तगाली गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का था। है जी, 3 साल का कैसे समझ नहीं आया। बच्चे याद करो, देखो 1508 में इसकी अल्मेडा के लड़के की डेथ हुई थी तो 1 साल का एक्सटेंशन लिया है इसने, ठीक है। इसने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, 3 साल प्लस 3 साल, ठीक है। तो इनका ऑफिशियल टेन्योर था 3 साल का ठीक है, कार्यकाल। लिख लिया? यस सर। बस हो गया। यस सर। ये थी यहाँ पे छोटी सी एक पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने आप लोगों को बताया कि वास्को डी गामा कैसे भारत में आया। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि यहाँ पर कौन कौन से गवर्नर्स थे और इन गवर्नर्स ने क्या क्या काम किया है। इससे आप लोगों को पता चला कि इन गवर्नर्स ने गोवा को जीत लिया और गोवा को जीतने के बाद अपनी राजधानी बना दिया गोवा को, ठीक है। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई, उसने दूसरी कंपनियों को कैसे हराया, और हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की तरफ क्यों देख रही थी, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर ये 2 घंटे इसलिए लगा के आया पोर्तुगीज में। वैसे बहुत कम समय का टॉपिक था, परंतु मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 घंटे इसलिए लगा कर आया क्योंकि बच्चों अगली 4-5 क्लास में बार बार इसी बात का जिक्र करूंगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल उनको चाहिए होगा तो वो यहाँ से लेंगी कच्चा माल। उस कच्चे माल को वे प्रोडक्शन करेंगी यूरोप में जाकर, और उनको मार्केट भी चाहिए तो भारत में मार्केट में ले जाकर बेच देंगी, ठीक है। इसलिए मैं आज आपके 2 घंटे लिया हूँ पोर्तुगीज को समझाने में। मैंने वहां पर बार बार शब्दों का उपयोग किया कि यूरोपियंस को कच्चा माल चाहिए, यूरोपियंस को बच्चों मार्केट चाहिए, और इन्हीं यूरोप में से एक कंपनी निकल के आएगी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? नो सर। नो सर। नहीं तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, क्लास बढ़ाएं, इससे फिर मिलेंगे भगवान ने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।